51 कंपनी में फिर से पुलिस। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका कंपनी आती है और केदार और एक एक करके सारे एम्प्लॉय जो मामले में शामिल थे उन्हें अपने ऑफिस में बुला लेती है। अब आगे अनामिका की सारी बातें सुनकर हेड ऑफ प्रोड्यूसमेंट हैरान हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतना सब कुछ पता लगा लेगी, मगर यह ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर परचेज अमाउंट, क्वांटिटी और क्वालिटी सब में गड़बड़ है। अनामिका ने केदार से नजर हटाकर सामने खड़ी शांत लड़की को देखते हुए कहा, जब मैं इनपुट और आउटपुट दोनों ही अच्छे से बता दिया है तो तुम्हारी बारी है एक्सप्लेन करने की। वेयरहाउस मैनेजर बहुत डरी हुई थी और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कंपनी के सर्विलेंस कैमरा और नजदीकी कुरियर कंपनी के सर्विलेंस कैमरा दोनों को चेक किया है। इतना कहकर अनामिका ने अपनी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर चलाए और बहुत सारे सर्विलांस इमेज लैपटॉप स्क्रीन पर सबकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सर्विलेंस कैमरा ये बताता है कि तुम लोग बहुत सारे सामान वेयरहाउस से नजदीकी करियर पॉइंट पर पहुंचते हो और ऐसा 300 से भी ज्यादा बार हुआ है। तुम्हारे पास बहुत सारे फोन नंबर है जो सारे के सारे तुम्हारे नंबर पर रजिस्टर है और तुमने 300 से भी ज्यादा पार्सल भेजे हैं। मैं अपने सामने सर्विलेंस कैमरा का सबूत देखकर वेयरहाउस मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे से ठंडा पसीना बहाने लगा। तुम लोग करियर पॉइंट पर पार्सल भेजते हो और कल ही तुमने काम के बाद ऐसा किया था, मगर अभी तक उनके पास वक्त नहीं था कि वह उसे पार्सल को दूसरी जगह भेज सके और यह रही रिसिप्ट की इन्फॉर्मेशन। ईश्वर ने उसे करियर पॉइंट की रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया तो उसने कहा था कि उसने एक ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना सामान ऑर्डर किया था जिसका नाम है ऑब्रॉय फैशन ऑनलाइन स्टोर। मैंने वह ऑनलाइन वेबसाइट भी ढूंढ ली है जिसे पिछले 11 महीने से ऑपरेट किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस महीने कंपनी शुरू हुई उसके अगले महीने से ही तुम लोगों ने एक ऑनलाइन वेबसाइट खोली और वहां पर कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने लगे, जिसमें तुमने कंपनी की एग्रीमेंट और ऑथराइजेशन नहीं ली थी। तुम कस्टमर के नीज के ऊपर स्टाइल के कपड़े बनाते, अगर कपड़े कम होते तो तुम उन्हें काम के बाद भेज देते थे, अगर क्वांटिटी ज्यादा होती तो तुम लोग उसे डायरेक्टली वेयरहाउस से ही भेजते थे, कुरियर कंपनी से आदमी बुलवाकर, और वह कुरियर कंपनी के लोग वेयरहाउस 2000 से भी ज्यादा बार सामान पिक करने के लिए वहां आए हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट सिर्फ कुछ 100 रुपए का होता है, मार्केट प्राइस से बहुत ही कम। अनामिका की यह सारी बातें सुनकर वेयरहाउस मैनेजर इतनी डर गई थी कि उसके पैर कांप रहे थे। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अनामिका ने अपनी नजर बाकी तीनों की तरफ की और सख्त आवाज में बोली, न सिर्फ तुम लोगों ने बिना कंपनी के परमिशन के कंपनी के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स MP3, बल्कि तुम लोगों ने कंपनी में आने वाले ऑर्डर्स के लिए एकदम कम क्वालिटी का फैब्रिक भी इस्तेमाल किया और हमारे कंपनी के लेवल उस पर लगाकर दूसरी जगह पर भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन लगातार खराब होती गई। क्या मैं सही हूँ? किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतनी गहराई तक इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी। यह उनके कभी सपने में भी नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका के पास उनके हर एक गलत काम का सबूत हो। वह लोग बहुत डरे हुए थे और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। सबके माथे से पसीना बह रहा था और किसी के पास भी एक्सप्लेन करने के लिए एक भी शब्द नहीं था। क्या तुम लोगों को कुछ कहना है? मैं पुलिस को बुलाऊं उससे पहले? अनामिका ने एक साथ सबको देखा और वह उनमें से किसी एक के बोलने का इंतजार करने लगी। महेश से जो लाइन फॉर का टीम लीडर था वह सबसे पहले प्रेशर से बाहर आया और बोला, किशोर सर ने हमसे ये सब करवाया है, या तो वह हमसे गलत काम करवाते और हमें करना पड़ता, और अगर हम नहीं करते तो हमें कंपनी से निकाल दिया जाता। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैम हाँ, लाइन नंबर 5 का लीडर भी बोला, मैम हम बेवकूफी के चक्कर में इन सब में फंस गए हैं, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इनफ, केदार ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। तो महेश चिल्लाते हुए बोला, केदार सर अब हम सब लोग एक्सपोज हो जाएंगे हैं, तो आप अभी भी हमें किशोर सर को बचाने के लिए कह रहे हैं? क्या आपको याद है कि हमारी कंपनी के एस्टेब्लिश होने के बाद जब पूरे 1 महीने पूरे हो गए थे तो पार्टी हुई थी? अगर उन्होंने हमसे ऑनलाइन बैटिंग करने के लिए नहीं कहा होता तो हम इतने सारे पैसे नहीं खोए होते और ना ही हमें ये गलत काम करना पड़ता। लीडर 5, जिसे हमेशा ही कर्जदारों के फोन आते रहते थे, वह इस हद तक परेशान हो चुका था कि वह एक एक करके सारे सच बताने लगा। अगर उसके मासूम बच्चों और बीमार बीवी का ख्याल नहीं होता तो वह अब तक अपनी जिंदगी खत्म कर चुका होता। किशोर ने तुम लोगों को ऑनलाइन बैटिंग करने के लिए इनकरेज किया। अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर पूछा, यह इलीगल है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं किया ऐसा कुछ कर सके? किशोर सर ने हमें कहा कि उसे वेबसाइट पर हम 10 बार में से 9 बार जीत सकते हैं और उन्होंने हमें अपने विड्रॉल अमाउंट भी दिखाए जो तकरीबन 6 लाख से ऊपर थे। शुरू में हमने उन पर भरोसा नहीं किया, मगर जब हमने छोटी छोटी कुछ अमाउंट को उसमें लगाया तो हम जीतने लगे और ज्यादा पैसे हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आने लगे। इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ गई और हमने और ज्यादा पैसों की बैटिंग करना शुरू कर दी और इसमें हमने अपने दोस्तों और जान पहचान वाले फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन वह वेबसाइट धीरे धीरे विड्रॉल लिमिट बढ़ाती गई। पहले कहती कि आपको 50,000 रुपए इकट्ठा करने होंगे विड्रॉ करने के लिए। अगर हमने 50,000 इकट्ठा कर लिए तो वह कहते कि हमें 1 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे पैसे बाहर निकालने के लिए। इसीलिए हमने ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म से पैसे लोन के तौर पर लेने शुरू कर दिए और हमने उसमें लाखों रुपए लगा दिए, मगर फिर भी हमें एक पैसा वापस नहीं मिला। ये सब कुछ लाइन नंबर 5 कर ली टीम लीडर एक गहरी सांस छोड़ता है। अगर उसे डर नहीं होता कि वह इन सब में अपनी वाइफ और बच्चों को भी घसीट लेगा तो वह कब का इन सबको एक्सपोज कर चुका होता, क्योंकि इन सब में प्रोडक्शन लाइन के बहुत सारे वर्कर्स इन्वॉल्व थे और जो खास करके 4 और 5 लाइन के थे, जो एक साथ लो क्वालिटी कपड़े प्रोड्यूस करते थे और वेयरहाउस के लिए मैनेजर के साथ मिलकर बाहर कपड़े बेचते थे और सारे के सारे कमाए हुए पैसे छोटे छोटे पोर्शन में आपस में बांट लेते थे। हमारे कुछ रिश्तेदारों ने भी हम पर भरोसा किया। उन्हें नहीं पता है कि ऑनलाइन बेटिंग कैसे की जा सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स और अपने घर खरीदने के सारे पैसे हमें दे दिए ताकि हम उन्हें ज्यादा बढ़ाकर उन्हें वापस दे पाए। लेकिन अब वह सब गायब हो गए हैं। उनमें से कितने लोगों के पैसे रिटायरमेंट फंड्स के थे और कुछ को तो सर्जरी के लिए इकट्ठे किए गए पैसे थे। उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं बचे कि वह लोग अपना इलाज कर पाए। इस बैटिंग की वजह से उनका सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने ज्यादा पैसों के लिए हमें वह पैसे दिए थे, मगर आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है और ज्यादातर हमने पैसे ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म से लिए थे। ये सब हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं। हर एक मंथ हजारों रुपए हमारे उसमें लग जाते हैं, मगर अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। टीम लाइन नंबर 4 और 5 की टीम लीडर एक साथ रोते हुए बोलने लगे। उन्हें इतना हेल्पलेस फील हो रहा था कि उनके अलावा ये बात कोई और नहीं समझ सकता था। मैंने भी कुछ बीट्स लगाई थी। वेयरहाउस मैनेजर ने अपने लिप्स बाइट करते हुए आंसुओं के साथ कहा, उस सेलिब्रेशन पार्टी में मुझे किसी ने ड्रिंक करा दी और जब अगली सुबह मैं उठी तो मैं अपने आप को किशोर सर के साथ एक ही बेड पर पाया। उन्होंने मेरी कुछ पिक्चर्स भी ले ली थी और उसी से ब्लैकमेल करके वह मुझे ये सब करने के लिए फोर्स करते थे। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए और हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लगे। पहले मैं बहुत डर गई थी, स्पेशली यह जानकर कि उनके पुलिस डिपार्टमेंट में भी कनेक्शन से, इसलिए कंप्लेंट करना किसी काम का नहीं होगा। और उसके बाद हर महीने मुझे पैसे मिलने लगे जिसकी वजह से मैं अपने मनपसंद डिजाइनर चीजें ले सकती थी, तो मैं भी सब कुछ ऐसे ही चलने दिया। उस वेयरहाउस मैनेजर की भी बातों ने परस्यूमेंट डिपार्टमेंट की हेड को भी शौक और गुस्सा दिला दिया और वह बोली, मैंने भी उस रात ड्रिंक कर ली थी और किशोर सर ने भी मेरे साथ वही किया। और उसके बाद उन्होंने मेरी फोटो खींचकर मुझे धमकाना शुरू कर दिया। वह कहने लगे कि वह ये सारी फोटोज मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर को और मेरे सारे कलीग्स को दे देंगे, जिससे सबको पता चल जाएगा कि मैं एक घटिया कैरेक्टर की लड़की हूँ। मेरी अभी शादी हुई थी, इसलिए मैं बहुत डर गई।
उन सब की बातों ने बाहर खड़ी एम्प्लॉय की भीड़ को काफी गुस्सा दिला दिया। किशोर ने सचमुच लाइन क्रॉस कर दी थी। उसने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया ताकि वह उनसे अपना काम निकलवा सके। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए, उस वेयरहाउस मैनेजर ने भीख मांगते हुए कहा। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहती, मेरी पूरी जिंदगी सामने पड़ी हुई है, मुझे सचमुच अपनी जिंदगी की जेल में नहीं बितानी है। तुम लोगों ने हमारी कंपनी को लाखों का नुकसान करवाया है, मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। अनामिका ने शांति से यह जवाब दिया, अगर मैं तुम लोगों को इसी तरह छोड़ दूंगी तो मैं भी तुम लोगों जितनी ही गुनहगार होगी। मैम प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड रोते हुए कहने लगी। मेरी एक खुशी भरी शादी है और मेरा बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया है, मैं इस सब की वजह से बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। हमें ये सारी बातें हेड ऑफिस को एक्सप्लेन करनी होगी कि अगर एम्प्लॉइज कंपनी को लाखों का नुकसान पहुंचा और फिर रोते हुए माफी मांगे तो हमें इसमें क्या करना चाहिए और हम कैसे मैनेज करें और हम इसे कैसे लीड करें। मैं बाकी सारे ऑडियंस भी इन सब में धर्म संकट में फंस गए थे। सर का सारा दोष उन्हीं का था क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता चुना और अब उनका बचना नामुमकिन लग रहा था। हम सब बच नहीं सकते हैं। अनामिका ने सख्त आवाज में कहा, अब जब तुम लोगों ने ये सब कर ही दिया है तो इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। अगर तुम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम लोग पुलिस का अटेंशन इसके ऊपर ला सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी सजा मिले। भले ही किशोर ने कुछ भी क्यों ना किया हो, मगर गलती में हिस्सेदारी वह लोग भी बराबर के थे, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ है और इसलिए कंपनी भी विक्टिम है। अनामिका ने ईश्वर की तरफ देखा तो ईश्वर तुरंत समझ गया और उसने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला और जो भी उन लोगों ने कहा था वह सारे के सारे बातें अनामिका ने रिकॉर्ड कर ली थी, जो अथॉरिटीज के लिए बिल्कुल एक सबूत थी। और वह बैटिंग वाला वेबसाइट कौन सी थी, ये सुनकर ही केदार जम गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना फोन निकलते हुए कहा, ये वेबसाइट बंद हो गया है, मगर फिर भी हमारे ऑनलाइन लीडर्स के और दोस्तों के पैसे बाकी है जिसने हमें हर महीने देने होते हैं। मैम आपने यह अचानक से क्यों पूछा? वह वेबसाइट ऑलरेडी बंद हो चुकी है, इसलिए पैसे पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ नहीं, अनामिका ने उसे वेबसाइट के यूआरएल नंबर को याद कर लिया और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। भले ही यह सब कुछ किशोर की वजह से हुआ है, मगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हर महीने जो तुम लोगों ने उसे पैसे देते हो वह किसी अननोन अकाउंट में जाते हैं और या फिर कैश के जरिए। ये सुनकर बाकी सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वह लोग पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं, मगर किशोर अभी भी बच गया। अनामिका जानती थी कि इस वक्त किशोर के खिलाफ सिर्फ उनकी बातें ही सबूत के तौर पर है, लेकिन वहां पर उन्हें फिजिकल एविडेंस की जरूरत होगी। अगर उसने किशोर को आज पुलिस के हवाले किया तो बिना किसी सबूत के वह जल्दी ही छूट जाएगा। अगर हम जेल जा रहे हैं तो इसमें हमारी प्रॉब्लम है और हमारी गलती है, मगर किशोर भी कुलप्रीत है, उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर हमें राहत मिलेगी। जहां तक बात रहेगी किशोर की, मैं उसके खिलाफ जल्दी सबूत इकट्ठा कर लूंगी। अनामिका ने अपनी बात खत्म कर ही ली थी तभी बहुत सारे पुलिस वाले दरवाजे पर पहुंचता हुआ देखा। बाहर खड़े सारे एम्प्लॉइज काफी डर चुके थे। इस इंसिडेंट ने कंपनी में काफी तहलका मचाया था और वही श्रवण जी जो दूसरी तरफ गोल्फ खेल रहे थे, उन्हें जब इसके बारे में फोन आया तो वह भी काफी परेशान हो गए। क्या हुआ? सीता जी जो उनके नजदीकी थी, उन्होंने उनके मुंह से अनामिका का नाम सुना तो उन्हें लगा कि अनामिका किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए जल्दी से उनके पास आते हुए पूछा। श्रवण जी शांत ही नहीं हो पा रहे थे। कॉल काटने के बाद उन्होंने कुछ कदम पीछे लिए और उनके पैर लड़खड़ाने लगे तो नताशा ने जल्दी से उनके पास आकर सपोर्ट करते हुए कहा, क्या हुआ दीदी के साथ? डैड आप चिंता मत कीजिए, अपना टाइम लीजिए एक्सप्लेन करने के लिए। तुम्हारी बहन मुसीबत में नहीं है। श्रवण जी एक चेयर पर जाकर बैठे और थोड़ी देर आराम करने और कुछ पानी पीने के बाद उन्होंने खुद को शांत किया और उनके चेहरे का रंग फिर से वापस आया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 52 देवांश का वीडियो कॉल। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका ऑफिस पहुंचने के बाद केदार और बाकी भी 3-4 लोगों को बुलाती है और उनके गुनाहों को सबके सामने लाकर उन्हें जेल भिजवा देता है। अब आगे अनु ने केदार को मैन्युफैक्चरिंग से बुलाया और फिर वेयरहाउस मैनेजर को और 4th और 5th लाइन के टीम लीडर को और पनिशमेंट हेड को भी इस सुबह में। सीता जी ने जेटली उनका हाथ छुए और बोली, और फिर क्या तुम्हें पता है कि पूरे 1 साल से हर एक इनकम सोर्स देने पर भी कंपनी इंप्रूव क्यों नहीं हो रही थी? इस पॉइंट पर आकर श्रवण जी का गुस्सा फिर से बढ़ गया और उन्हें सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। शांत हो जाए, सब मुझे धीरे धीरे बताए। सीता जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा तो सुमन जी खुद को गहरी सांस लेने के बाद बोले, वह सारे 3 फैब्रिक सप्लायर्स जिन्हें हमने अपनी कंपनी के लिए हाई किया था, वह सभी के सभी लॉन्ग पार्टनरशिप की वजह से हमारी कंपनी को फैब्रिक कम दामों में देते थे, लेकिन पनिशमेंट डिपार्टमेंट की हेड ने उसे लगभग दुगने दामों में रजिस्टर में दिखाया और आधे पैसे अपनी पॉकेट में रख लिए उसके दार के साथ मिलकर। और वह वेयरहाउस मैनेजर और टीम 4-5 के लीडर भी उसी तरह का काम करते थे प्रोडक्शन वर्क में। ये सब सुनकर सीता जी ने हैरानी से कहा, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर वह लोग सिर्फ फैब्रिक में ही घपला करते तो उन्हें छोड़ा जा सकता था, मगर बात यह है कि यह सब वह लोग पूरे 1 साल से ये सब कर रहे थे। अनामिका ने चेक किया है उन्होंने जितने पैसों का स्कैम किया है उसकी कीमत करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर सीता जी शॉक हो गई और उन्होंने कहा, उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया हमारी नाक के नीचे। हर एक मंथ वह फैब्रिक सप्लायर्स उनसे एक्स्ट्रा रिसीवर देने के लिए थोड़े पैसे लेते थे और जब वह उसके ऊपर पुलिस का प्रेशर डाला गया तो उसने भी यह बात एडमिट कर ली। श्रवण जी इतनी गुस्से में थे कि उनके सामने आने वाले इंसान की वह जान ले लेते। न सिर्फ ये बल्कि 100 मीटर फैब्रिक में जिसमें 70 से 80 नए कपड़े बनाए जा सकते थे, उनमें सिर्फ वेयरहाउस में आने के बाद 20 से 30 ही कपड़े बनाए जाते। क्या तुम्हें पता है कि बाकी 50 कहाँ जाते थे? ये सवाल सुनकर सीता जी ने कंफ्यूजन में नाम सर हिलाया तो नताशा भी श्रवण जी की तरफ क्यूरियस होकर देखने लगी। वह सारे के सारे लोग कंपनी के एस्टेब्लिश होने के 1 महीने बाद से ही उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट खोली और जहां पर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था और वह लोग हमारी कंपनी से बने हुए सामान ले जाकर नजदीकी करियर पॉइंट पर बेच देते थे और अगर कस्टमर ज्यादा सामान ऑर्डर करता था तो कुरियर वाला इंसान डायरेक्टली कंपनी के दरवाजे से जाकर सामान लेकर जाता था। सीता जी हैरान हो गई और उन्होंने कहा, क्या उन लोगों को कैमरा में कैप्चर होने का डर नहीं था? उन्होंने सारे के सारे सर्विलांस फुटेज डिलीट कर दिए। उन्होंने ये क्राइम गैंग बनाकर किया है बिना किसी डर के। श्रवण जी को अभी भी इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, मगर सबूत सॉलिड थे। लेकिन अनु ने जाने के बाद सारे सर्विलेंस कैमरा को फिर से रिस्टोर कर लिया और उनके सारे हरकतों को पकड़ लिया। सीता जी ने शौक होकर कहा, अगर अनु टाइम पर कंपनी को नहीं संभालती तो पता नहीं कि वह लोग कितने वक्त तक इसी तरह हमें बेवकूफ बनाते रहते। न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने कई सारे घटिया फैब्रिक भी कंपनी में ले और हमने के हमारे कंपनी के आइडेंटिकल स्टाइल वाले कपड़े तैयार किया और हमारी कंपनी के लेवल के साथ ही उन्हें मार्केट में बेचने लगे। वह फैब्रिक इतना खराब था कि कई लोगों को उसकी एलर्जी हो गई उन्हें पहनने से, जिससे कंपनी की रेपुटेशन बहुत खराब हुई और उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत बड़ा। ये सब सारी बातें सुनकर सीता जी हैरान हो गई। अब उन्हें समझ में आया कि क्यों इतने सारे रिसोर्सेज के बाद भी उनकी कंपनी लगातार 1 साल से प्रॉफिट कमाने की जगह लॉस में क्यों जा रही है, क्योंकि यह सारे के सारे लोग वह उनकी नाक के नीचे ये सारी स्कीम्स रच रहे थे।
वही नताशा फिर से अनामिका के बारे में सोच रही थी। वह जानबूझकर अपने पेरेंट्स को यहाँ गोल्फ खेलने के लिए अकेले में ले आई, मगर अब ये कंपनी का मैटर उनके दिमाग में बैठ चुका है, जिससे उसके पेरेंट्स का मूड खराब हो गया है। उसने अपने आप से ही सोचा, अनाइंग अनामिका, वह हमेशा ही अपने आप को अलग अलग चीजों में फंसा लेती है, जिसकी वजह से उसका पीस ऑफ माइंड खराब होता रहता है। किशोर कहाँ था? अनु की कंपनी संभालने से पहले तो वही था ना वह पसंद इंचार्ज, और उसकी मैनेजमेंट के अंदर इतनी सारी चीज हो रही थी और उसे कुछ अंदाजा नहीं हुआ। सीता जी ने पूछा। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये सब कुछ किशोर की धमकियों की वजह से ही किया था, मगर मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। अगर किशोर ने सचमुच ये सब किया है तो कंपनी के लॉसेस सिर्फ कुछ लाख रुपए तक ही सीमित नहीं होंगे। किशोर तो हमारे हेडक्वार्टर का सबसे अच्छा एम्प्लॉय था, इसी वजह से हमने उसकी कैपेबिलिटी और कैरेक्टर पर भरोसा करके वहां भेजा था। सीता जी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई इशू होगा। लगता है कि किशोर ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई, मगर इस वक्त हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम उसे अभी इस वक्त बाहर नहीं निकाल सकते। इस बारे में सोचते वक्त श्रवण जी को अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस होता। अगर किशोर ने सचमुच कंपनी के साथ इतनी गद्दारी की है तो उन्होंने पक्का करोड़ों में नुकसान हुआ होगा। क्या हम वहाँ किसी को भेजें अनु की मदद के लिए? सीता जी को डर था कि उनकी बेटी इतने सारे चीजों को अकेले नहीं संभाल पाएगी, मगर श्रवण जी को बिल्कुल नहीं था। वह बोले, हमें देखो, हम यहाँ पर गोल्फ खेल रहे हैं, वह भी इतने कम टाइम से, और अनु इतना सब कुछ कंपनी में इतनी आसानी से पता लगा लिया। वह हमसे काफी आगे है, मुझे भरोसा है कि वह अच्छे से हैंडल कर लेगी। जब से उसने कंपनी संभाली है तब से हम एक राहत की सांस ले सकते हैं। इतना कहकर सीता जी ने नताशा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें भी अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। सचमुच अनामिका की मैनेजमेंट स्किल्स किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह थी। उसकी नेचुरल बिजनेस से इसकी वजह से वह औरों से अलग हो जाती थी और उसकी कैपेबिलिटी सबको दिखाई देती थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा, जो बचपन से ही लाड प्यार से पाली बड़ी थी, अगर उसे कंपनी दे भी दी जाए तो वह अनामिका की तरह तो क्या कंपनी संभल ही नहीं पाएगी। नताशा कंपनी नहीं लेने वाली है, राइट? वह एक प्रिंसेस की तरह ही रहेगी और जब सही वक्त आएगा वह अपने करियर में कुछ अपने आप कर लेगी तो हम उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में करवा देंगे, श्रवण जी ने एक वार्म स्माइल के साथ कहा। वह नताशा को अभी भी अपना फैमिली ही मानते थे। सीता जी ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नायरा खन्ना, उसकी बड़ी बहन की शादी हुई तो उसे भी करोड़ों रुपए मिले थे और उसके अलावा 12 घर और 12 गाड़ियां भी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट उसे भी ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनकर नताशा को काफी मिक्स फीलिंग महसूस हुई। ओबरॉय परिवार बहुत ही अमीर है तो उसकी शादी के वक्त उसे नायरा की बहन जितना ही क्यों मिलेगा? उनकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? वह हमेशा कहते हैं कि वह उनकी फैमिली है, मगर वह सब एक झूठ है। वह अपने आप को रोक नहीं पाए और सोचने लगी कि कैसे कुछ ही दिनों में अनामिका ने सबके दिलों पर काबू पा लिया है। उसके मॉम डैड अनामिका के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने से पहले एक बार नहीं हिचकी जाए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक कंपनी भी सौंप दी, जो अगर बैंकरप्ट भी हो जाए तो करोड़ों की होगी। और आखिरी बार भी उसके पेरेंट्स ने यही बात करते हुए सुना था कि वह और कुछ प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम करेंगे। पैसे भले ही खत्म हो जाए मगर कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे सिर्फ कुछ पैसे, कुछ घर और कुछ गाड़ियां ही देंगे। वह कोई भिखारी नहीं है। मेरी बहन ने मेहता परिवार में बहुत सारी मुसीबत है जोड़ी होगी और उन्हें दो चेहरे वाले और बुरे इंसानों को भी देखा होगा। नताशा ने अचानक अपनी टोन चेंज कर ली और केयर करने का नाटक करते हुए बोली, मॉम डैड, हमें उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अनामिका एक इंडिपेंडेंस और सख्त मिजाज वाली लड़की थी क्योंकि उसके पास उसका केयर करने के लिए कोई नहीं था। नताशा सही कह रही है, हम अनु को अकेला फील होने नहीं दे सकते। मैं भी अनु को कुछ पैसे ट्रांसफर करने वाली हूँ। सीता जी ने तुरंत अपना फोन निकाला और अनामिका को 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। श्रवण जी ने भी तुरंत अपना फोन निकाला और कहा, जो भी तुम पैसे ट्रांसफर करोगी मैं उससे ज्यादा करूंगा। हमें अनामिका को बताना होगा कि उसके पास उसका पूरा परिवार है, उसके मॉम, उसके डैड, उसके भाई, सब लोग। ये सुनकर नताशा फिर से जेलस फील करने लगी। वह श्रवण जी और सीता जी को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि अनामिका बहुत ही खराब एनवायरनमेंट में पहली बड़ी है, जिसकी वजह से उसका दिल पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वह मासूम नहीं है, वरना वह कैसे कुछ ही दिनों में इतने सारे लोगों का पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन उसके पेरेंट्स एक नॉर्मल इंसान से उल्टा क्यों सोचते हैं? वही अनामिका का फोन कुछ बार बजा तो अनामिका ने उठाया तो देखा कि देवांश उसे कॉल कर रहा है। अनु, दूसरी तरफ से देवांश की डिप और मैग्नेटिक आवाज आई, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अनामिका ने हेल्पलेसली पूछा, क्या बात है? क्या तुम बहुत काम में बिजी हो? देवांश ने अपनी लेजी और प्लेसिंग टोन में कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। देवांश बोला, काश मैं तुम्हारा सारा काम खत्म कर पाता ताकि तुम्हारे पास मेरे साथ बिताने के लिए वक्त होता, मगर अभी भी ऑफिस का वक्त खत्म होने में कुछ घंटा है, उसके बाद मैं तुम्हें देख पाऊंगा। देवांश की आवाज थोड़ी बेचैन थी। मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल करो ना प्लीज। देवांश जानता था कि वह मना कर देगी, इसलिए उसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही वह रिक्वेस्ट करने लगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अनामिका कुछ नहीं बोली। अनु, देवांश ने फिर से रिक्वेस्ट की, आई प्रॉमिस मैं फिर से तुम्हारी काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और कोई चॉइस ना होने पर अनामिका फाइनली मान गई और एक ही सेकंड के अंदर वीडियो कॉल आने लगा। जैसे ही अनामिका ने वीडियो कॉल उठाया तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। कम इन, मैम आपकी कॉफी। ईश्वर ने उसके डेस्क पर काफी रखी। उसे नहीं पता था कि अनामिका वीडियो कॉल पर है। मैम, आप फिर से फेमस हो गई है, पूरी कंपनी के लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने तो आपके बारे में कुछ लिखा भी है। ओहो, अनामिका ने अपनी कॉफी का एक सिप लेते हुए हैरान होकर कहा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ईश्वर ने अपना गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया। अगर अनामिका मैम को तुम लोग गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हें डरना चाहिए। अगर अनामिका मैं तुम्हें कोर्ट में भेजेंगी तो तुम्हें जेल होगी। अनामिका मैम के आ जाने के बाद बुरे लोगों की बिल्कुल खैर नहीं है। अनामिका मैम के आ जाने के बाद हमारी कंपनी तरक्की करेगी। तुम जो स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, तुम्हें अपनी मिस्टेक सुधार लेना चाहिए। अगर तुम कुछ गलत करोगे और अनामिका में एक्शन ले लिया तो तुम पलक झपकते कंपनी से बाहर चले जाओगे। ये सुनकर अनामिका हेल्पलेस फील करने लगी और वही वीडियो कॉल की दूसरी तरफ देवांश सब सुनकर हंसने लगा। वह काफी एंटरटेन हो रहा था। मैम, इस सबसे पता चलता है कि यहाँ के लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जब अपने उन पांचों के खिलाफ आज सबको सबूत दिखाए तो वह कितना कुल था। क्या आपको पता है कि बाकी सारी कंपनियों के लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? ईश्वर ने एक्साइटेड होकर कहना शुरू किया, फीमेल एम्प्लॉइज कह रही है कि उन्हें आपके जैसा बनना है और आपको रोल मॉडल बना लिया है, और मेल एम्प्लॉइज तो सारे के सारे आपसे शादी करना चाहते हैं और कुछ ने तो आपको काम के बाद प्रपोज करने की भी तैयारी कर ली है। ये सुनकर अनामिका खांसने लगी। सब लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक हफ्ते से यहाँ हैं और आपने इतने सारे प्रॉब्लम खड़ी करने वाले लोगों को निकाल दिया है। यहाँ तक कि प्रोडक्शन लाइन के भी कुछ लोगों को उन लोग शर्त लगा रहे हैं कि आप एक हफ्ते में भी किशोर सर को भी पुलिस स्टेशन भेज देंगी। इतना कहकर ईश्वर अनामिका के नजदीक झुका और मुस्कुराकर पूछा, मैम मैंने भी कुछ 1000 रुपए को शर्त लगा ली है, मगर मुझे पता नहीं कि हमें जीतूंगा या नहीं। अनामिका कैजुअल बोली, और शर्त लगा लो क्या? अनामिका ने आराम से जवाब दिया, अपनी शर्त के पैसे बढ़ा दो। ये सुनकर ईश्वर अंदर से एक्साइटेड हो गया और बोला, मैम क्या आप श्योर है?
अगर आप श्योर है तो मैं अपने पूरे पैसे शर्त पर लगा दूंगा। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी हमारे पास इतने सबूत नहीं है कि पुलिस किशोर को उठाकर ले जाए। ईश्वर ने काफी रिग्रेटफुली कहा, क्या अच्छा नहीं होगा कि वह यहाँ से चला जाए। अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर इंटरेस्ट के साथ कहा, ये एक्चुअली प्रेफर कि वह यही रहे। हाँ, ईश्वर कंफ्यूज हो गया, अनामिका किशोर को इस कंपनी में क्यों रखना चाहती है। कोई भी अनामिका की सोच को पूरी तरह समझ नहीं सकता था, लेकिन ईश्वर ने जब अनामिका के कॉन्फिडेंस को ऑब्जर्व किया तो उसे एक स्ट्रांग इच्छा हुई कि वही जीतेगा, उसे पक्का अपनी शर्त के पैसे बढ़ा देनी चाहिए। बाय द वे मैम किशोर की हेडक्वार्टर में भी कनेक्शन है, प्लीज संभाल के, ईश्वर ने वार्निंग दी। वेरी वेल, अनामिका ने कैजुअली जवाब दिया, कितना भी वह कनेक्शन क्यों ना बना ले, सबूत के सामने उसके सारे कनेक्शन एसपी पर जाएंगे। मैं आप इतने यंग एज में ही इतनी टैलेंटेड है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपका फ्यूचर पार्टनर के तौर पर कौन आपके बराबर खड़े होने लायक होगा। अचानक से ईश्वर ने अनामिका के देख की तरफ देखते हुए पूछा। ये सवाल सुनकर अनामिका ने वीडियो कॉल पर दिखाई दे रहे देवांश की तरफ देखा और देवांश उसकी तरफ देख रहा था। भले ही हमारा अनामिका का एक्सक्यूज और पावरफुल रहा था, मगर देवांश उसे किसी भी लहजे में काम नहीं था। बस बात ये थी कि वह अनामिका के सामने अपने सुपीरियर ऑरा को दबा लेता था। मैम, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगी, ईश्वर ने चैलेंज किया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 53, अनामिका के लड़कों की भीड़। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका उन 5 लोगों को सबूत के साथ पुलिस स्टेशन भिजवा देता है और उसके बाद ईश्वर आकर उससे बात करने लगता है। अब आगे ईश्वर ने कहा कि क्या वह शर्त लगाएंगी, तो अनामिका ने पूछा, तुम किस पर शर्त लगाना चाहते हो। मैं ये शर्त लगाना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर पार्टनर जो भी होगा वह और परफेक्ट इंसान होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह कैसा दिखेगा, मगर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह गुड लुकिंग, पैसे वाला, हाई स्टेटस वाला होगा, मगर फिर भी आपकी खूबसूरती के आगे फीका पड़ जाएगा, ये तो पक्का है। तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है ना, अनामिका ने केयरलेसली पूछा। क्यों ना तुम मेरे लिए उन 5 आदमियों को जिनको आज मैंने बाहर निकाला है उनका काम संभाल लो। मैम, मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, मैं अभी वापस आता हूँ, ईश्वर ने जल्दी से जवाब दिया और वह वहां से जाने ही वाला था, तभी उसने एक आदमी की आवाज सुनी। बोस, इन डॉक्यूमेंट पर आपकी रिव्यू की जरूरत है। ये ऋषि की आवाज थी। वह देवांश का ऑफिस में ये सोचकर आया कि देवांश कोई नए प्रोजेक्ट पर अपनी ओपिनियन देगा। ये सुनकर ईश्वर रुक गया और उसने कहा, मैम, मुझे लगा कि मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी, क्या आपने ऑफिस में किसी लड़के को छुपा कर बैठी हुई है। वह दूसरी साइड वीडियो कॉल पर ऋषि ने ईश्वर की आवाज सुनी और कंफ्यूज पूछा, सर कौन बात कर रहा है। तब जाकर ऋषि और ईश्वर दोनों को ही अपने बॉस के एक वीडियो कॉल के बारे में पता चला और उनके चेहरे पर शौक वाले एक्सप्रेशन आ गए। स्पेशली ईश्वर, उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था जिसमें एक बड़ा अंडा जा सकता था। मैम, आप, उसने देवांश का चेहरा वीडियो कॉल पर देख लिया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉस इतने बड़े बिग शॉट को कैसे जानती है। आप लोग सचमुच वीडियो कॉल पर है। हे भगवान, क्या वह सपने देख रहा है। क्या उसने अभी अभी जो हैंडसम चेहरा देखा वह देवांश सिंघानिया का था। वह रिचर्ड इंसान देवांश। लेकिन क्या लोग यह नहीं कहते कि वह एक कोल्ड हार्टेड इंसान है और उसे लड़कियां नहीं पसंद, तो वह उसकी बॉस को वीडियो कॉल क्यों कर रहा था। मैं आप लोग, अनु, क्या तुम मुझे इसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी, देवांश ने धीमी आवाज में कहा। क्या ये तुम्हारा असिस्टेंट है। अनु, देवांश सिंघानिया ने एक्चुअली उसकी बॉस को अनु कहा। ये तो काफी प्यार निकनेम है। वही अनामिक ने अपने आप से सोचा, ये लड़का अब क्या करने की सोच रहा है। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मेरा नाम ईश्वर है, मैं अनामिका मैम का असिस्टेंट हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ईश्वर ने जल्दी से रिस्पेक्ट में सर झुकाकर कहा, मुझे पता नहीं था कि आप लोग वीडियो कॉल पर हैं, इंटरप्शन के लिए आई एम सॉरी। क्या आप अनामिका मैम के बॉयफ्रेंड है। फ्यांसे। ये शब्द सुनकर ईश्वर और शॉक हो गया। फ्यांसे। देवांश सिंघानिया अनामिका मैम का फ्यांसे है, उसकी बहुत सच में कुछ है। उसका फ्यांसे इतना पावरफुल इंसान है, न सिर्फ कंपनी बल्कि वह पूरी दुनिया को अपने काबू में कर सकती है। और थोड़ी देर पहले कम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। ईश्वर ने देवांश के मुंह से तारीफ सुनने की उम्मीद नहीं की थी। भगवान का शुक्र है कि उसने कुछ बुरा नहीं कहा, वरना पता नहीं वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसता। सचमुच अनामिका मैम के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। आप दोनों की जोड़ी तो भगवान ने बनाई है। कंपनी के लड़कों ने सचमुच अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दिया है। उसकी बॉस के फियोसे देवांश सिंघानिया है, ये जानने के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह उसकी बॉस को अपनी फीलिंग्स बताएं। सर आप चिंता मत कीजिए, और कंपनी में मैं गारंटी देखता हूँ कि कोई भी लड़का उनके आसपास नहीं आ पाएगा। अगर आपको कोई और इंस्ट्रक्शन देने हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं पक्का आपका काम कर दूंगा, ईश्वर ने काफी सिंसियरली कहा। तो अनामिका सोचने लगी, यह सामने खड़ा आदमी किसके लिए काम करता है, कौन सैलरी देता है इसे जो वह देवांश की बात मानेगा। अनु, तुम्हारा एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या हमें उसकी सैलरी थोड़ी बानी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से देवांश बोला। ये सुनकर ईश्वर बहुत खुश हो गया और काफी उम्मीद भरी नजरों से अनामिका की तरफ देखने लगा। अनामिका बोली, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले ना तो मैं तुम्हारी सैलरी और बोनस चैरिटी के तौर पर दान दे दूंगी। ये सुनकर ईश्वर निर्ली गिरने ही वाला था। उसने जल्दी से कहा, मैं अभी जाता हूँ, और अगली बार सोच समझकर कुछ बोलना, खास करके बाहर जाने के बाद समझ गया। मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ईश्वर जो ध्यान नहीं दे रहा था और जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में उसने अपना सर ऑफिस के दरवाजे से टकरा लिया, लेकिन फिर भी अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए अपना फोरहेड कवर करके वह जल्दी से ऑफिस से बाहर चला गया। अब खुश हो, अनामिका ने वीडियो कॉल पर लड़के की तरफ देखा। उसकी टोन में थोड़ी चिढ़ना थी, तो देवांश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा नहीं रहेगा कि अगर पूरी दुनिया को हमारे बारे में पता चल जाए। अनु, तुम पब्लिकली हमारा रिश्ता कब अनाउंस करोगी। देवांश ने अगला सवाल पूछा। उसके असिस्टेंट ने अभी कहा कि कोई ऑफिस में अपनी फीलिंग्स अनामिका से कॉन्फेस करना चाहता है, क्या वह लोग सिर्फ अपने लिए मुसीबत बुलाना चाहते हैं। उसके हैंडसम चेहरे को देखकर अनामिका ने कहा, मैं कॉल कर रही हूँ। होल्ड ऑन, अब क्या है, मुझे बस थोड़ा सा तुम्हें देखना है। देवांश ने अपना हैंडसम चेहरा कैमरा के और नजदीक ले आया और उसकी आंखों में काफी डीप अफेक्शन था। क्या तुम्हारे पास काम नहीं है। अनामिका ने थोड़ी देर पहले ऋषि की आवाज सुनी थी और वह जानती थी कि देवांश को अभी काम है। क्या मेरे पास काम है। देवांश ने मीनिंगफुली ऋषि की तरफ देखा तो ऋषि जल्दी से बोला, नहीं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं था तो तुम अंदर क्यों आए। अनामिका ये देखकर हैरान हो गई कि देवांश की वजह से ऋषि झूठ भी बोल रहा है। मैं तो बॉस सर को देखने आया था कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बस आपकी जरूरत है, मैं अभी जा रहा हूँ। ऋषि ने अनामिका की नजरों से बचकर वह फाइल्स टेबल पर रखी और अपने हाथ जोड़कर चुपचाप और देवांश को रिक्वेस्ट करने लगा काम करने की। आफ्टर ऑल ये प्रोजेक्ट बहुत अर्जेंट थे और बहुत सारे एम्प्लॉय इंतजार कर रहे थे। उसकी रिक्वेस्ट देखकर देवांश ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो ऋषि जल्दी से वहां से चला गया। पूरी दोपहर और सुबह देवांश इस तरह वीडियो कॉल पर उससे बातें करता रहा और जब शाम हुई तो देवांश ऑलरेडी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनामिका गाड़ी में बैठी, देवांश ने उसे अपने पैरों पर बिठा लिया।
देवांश तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। अनामिका ने छूटने की कोशिश की मगर देवांश ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। अनामिका ने उसके चेहरे को देखा और बोली, क्या तुम और बेशर्म हो सकते हो? बिल्कुल भी हो सकता हूँ। देवांश बिना किसी वार्निंग के उसके फोटो पर किस करना शुरू कर दिया। उसके होठ कितने सॉफ्ट थे। देवांश उसे बस मजाक में चिढ़ाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उसके होठों को छुआ वह उसकी स्वीटनेस में खोसा गया। उसकी कमर कितनी पतली थी और कपड़े के ऊपर से भी वह अनामिका की स्किन की सॉफ्टनेस को महसूस कर सकता था। देवांश, अनामिका ने उसे दूर धक्का देने की कोशिश की मगर देवांश ने अपने दूसरे हाथ से उसके सर के पीछे से अच्छे से पकड़ लिया और उसे अपने और नजदीक लाकर और पेशेंटली किस करने लगा। उसकी किस इतनी पैशनेट थी कि अनामिका एक पल के लिए ब्लैक होकर और कुछ ही कर ही नहीं पाई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने होश में आकर उसे फिर से दूर धक्का दिया। उसकी आवाज में वार्निंग थी मगर देवांश के लिए वह शर्मा कर उसे मना कर रही थी। नॉर्मली हमेशा कंपोज और सेल्फ कंट्रोल रहने वाला वह इस वक्त अपना कंट्रोल खोने वाला था। अनामिका उसके इंटेंस इमोशंस को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने उसे दूर धक्का देते हुए कहा, देवांश अगर तुम इसी तरह करते रहना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। देवांश ने अपनी हरकतों को रोक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी अफेक्शन दिखाई दे रही थी। वह बोला, अनु। ऋषि को लग रहा था जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। क्या उसे किसी को उसके फीलिंग से कोई फिक्र नहीं है? क्या सिंगल लोगों को रिस्पेक्ट का हक नहीं है? किसे पता था कि ड्राइविंग करते वक्त उसे इस तरह का टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ेगा? वह यहाँ पर एक थर्ड व्हील की तरह फील कर रहा था। अनामिका को फाइनली एक लाइट किस करने के बाद छोड़ता है। देवांश की आंखों में थोड़े से अलग इमोशंस और इन्फेक्शन दिखाई दे रहा था। वह बोला, अनु, आई लव यू। ये सुनकर अनामिका हैरान हो गई। जब अभी अभी लंबी लंबी सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, देवांश की आंखों में बहुत प्यार था। आई रियली लव यू। क्या तुम्हारी कंपनी में अभी भी एम्प्लॉय की जरूरत है? हाँ। अनामिका को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना है या फिर तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड या फिर मैं तुम्हारा ऑफिस भी क्लीन कर सकता हूँ। मैं कुछ भी करूंगा। क्या तुम्हारे अंदर इन एम्बिशन नाम की कोई भी चीज नहीं है? अनामिका ने हेल्पलेस होकर जवाब दिया। क्या तुम्हारे जैसी लड़की के लिए कुछ भी करना अनम्बिशियस है? देवांश ने सॉफ्टली कहा, तो फिर मुझे लगता है मैं पूरी जिंदगी एम्बिशन ही रहूंगा। अनामिका उसके सिंसियरिटी, उसकी जेन्युइन नजरों और उसके कन्फेशन से अंदर ही अंदर तक फील कर रही थी। मुझे नताशा बिल्कुल पसंद नहीं। देवांश ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर धीरे से कहा, मेरे दिल में किसी भी एक लड़की के लिए जगह है तो वह तुम हो। जब से मैं तुम्हें मिला हूं सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो और अभी भी हो और फ्यूचर में भी रहोगी। मैं समझ गई। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि वह फ्लर्ट करने और मीठी मीठी बातें करने में इतना अच्छा होगा। उसने अपना सर घूमकर खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, जैसे उस सीनरी में बहुत इंटरेस्ट हो। तभी देवांश ने डेविल्स मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा चेहरा लाल है अनु, क्या तुम शर्मा रही हो? देवांश ने उसे प्यार से चिढ़ाते हुए कहा, तुम कितनी क्यूट हो। देवांश से मिलने से पहले किसी ने कभी उसे कयूट नहीं कहा था। कॉमन तरीके से लोग उसे कुरिया फिर एक कहते थे। तभी देवांश ने फिर से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, जब तुम शर्माती हो ना तो तुम और अच्छी लगती हो और जब तुम गुस्सा होती हो या फिर जेलस होती हो तो और भी ज्यादा। मैं जेलस कब हुई? सुबह में। देवांश ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे कितना कुर्दली बात कर रही थी। अनामिका को नहीं लगा था कि वह जेलसी थी। भले ही नताशा का बिहेवियर पसंद नहीं आया था, लेकिन वह गुस्सा और जेलस तो नहीं थी। अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अगली बार अगर कोई लड़की मुझे अप्रोच करेगी तो। देवांश ने उसे चिढ़ाया और उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगा। क्या अगली बार होगा? अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी टोन में वार्निंग थी। देवांश मुस्कुराया और उसकी आंखों में प्यार और खुशी दोनों थी। वह बोला, आई प्रॉमिस, अगली बार बिल्कुल नहीं होगा। वही ऋषि ने अपने मन ही मन कई बार गायब होने की इच्छा मान ली थी। वह अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, मैं भीख मांगता हूँ आप लोगों से, प्लीज रुक जाए। क्या वह लोग एक सेकंड के लिए भी उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोच सकते? क्या वह अपना ये रोमांटिक सीन और नहीं बर्दाश्त कर सकता? वह ऐसी कौन सी गलती कर चुका है जिसकी वजह से उसे यही सजा हर बार मिलती रहती है? लंच के बाद अनामिका फिर ऑफिस आ गई। जैसे ही वह भी से फ्लोर पर पहुंची है और एलिवेटर का दरवाजा खुला, उसने दूर से ईश्वर की आवाज सुनी। इस वक्त ईश्वर 7 से 8 में एम्प्लॉयज को दरवाजे के बाहर रोककर खड़ा था और उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। उन लड़कों में से एक लड़के ने जिसे व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ईश्वर प्लीज मैम से मिलने दो तो एक बार। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या मुंबई में तुम्हारा घर और गाड़ी है? ये सुनकर उसे व्हाइट शर्ट वाले लड़के ने ना में सर हिलाया। तुम्हारे पास सेविंग्स कितनी है? सिर्फ 3 लाख रुपए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 3 लाख रुपए की सेविंग के साथ मैम को अप्रोच करने की? ईश्वर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ईश्वर, मैम को जेन्युइनली को पसंद करता हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। ठीक उसी वक्त एक दूसरा मेल एम्प्लॉय स्माइल के साथ आ गया है और बोला, ईश्वर मेरे पास 3 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट है और मेरी सैलरी भी ऑलरेडी हर महीने 8,000 रुपए बढ़ चुकी है। क्या प्लीज तुम मुझे ये लेटर मैम के डेस्क पर रखना दोगे? अपने सामने आधे टकले खड़े उसे आदमी को देखकर ईश्वर उसका मुंह तोड़ देना चाहता था। वह बोला, अपने आप को देखो, तुम 32 साल के हो। क्या तुम परेशानी खड़ा करना बंद करोगे? मैम सिर्फ 18 साल की है, पीछे हटो। तभी एक और लड़का लंच बॉक्स के साथ आगे आते हुए बोला, ईश्वर देखो, मैम के लिए मैं घर से खाना बना कर लाया है। क्या तुम यह मैम के ऑफिस में रख दोगे? अगर वह ये खाएगी तो उन्हें पक्का पसंद आएगा। तुम भी मैम को पसंद करते हो? उसे आदमी ने हमें सर हिलाकर कहा। हाँ, तुम मैम के टाइप के नहीं हो, उन्हें हाउस हस्बैंड टाइप के लड़के पसंद नहीं है। ईश्वर ने उस लड़के को देखा। वह उसकी बॉस के बगल में खड़ा होकर बहुत ही अजीब लगेगा। मैं उनके लिए बदल सकता हूँ। अगर उन्हें मस्कुलर लड़के पसंद है तो मैं वर्कआउट करूंगा। अगर उन्हें करियर ओरिएंटेड आदमी पसंद है तो मैं और मेहनत करूंगा। मैं कुछ भी पसंद क्यों ना करें, मैं उनकी पसंद का बन जाऊंगा। ये सुनकर ईश्वर ने सिंपैथी में उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो बच्चे, मेरी एडवाइस लो, तुम मैं की पसंद से करोड़ों मीटर दूर हो जाओ घर और आराम करो। ईश्वर, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? एक हैंडसम और यंग लड़का जो थोड़ा मकूलर दिख रहा था वहां गया। वह काफी सनी और केयर फ्री था। उसे देखकर ईश्वर को याद था कि वह एक अब्रॉड की बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। वह हाईली एजुकेटेड भी है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और उसका खुद का एक विला है। मगर मैम को तुम जैसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? वह लड़का कंफ्यूज हो गया। ईश्वर, क्या तुम हमने दूसरा मौका नहीं दे सकते? प्लीज हमारी मदद कर दो मैम तक ये गिफ्ट पहुंचने में। ईश्वर ने अपनी घड़ी देखी और कहा, मैम बहुत पंक्चुअल है, वह जल्दी ही ऑफिस आ जाएंगी। भागो यहाँ से वरना वह तुम्हारे पास के सारे रिकॉर्ड निकलने पर तो जाएंगी। ये सुनते ही सारे के सारे एक करके भाग गए। वह नहीं चाहते थे कि अनामिका उनके पास रिकॉर्ड्स निकले। उन्होंने स्टाफ एलिवेटर लिया। जो वीआईपी एलिवेटर अनामिका इस्तेमाल करती थी वह उसे अलग था, इसलिए वह लोग अनामिका से नहीं मिले। अनामिका चलते हुए अपने ऑफिस तक पहुंची और ईश्वर के करीब से होकर गुजरते हुए उसने एक आईब्रो उठाकर कहा, लगता है तुम बहुत बिजी हो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 54 जेल की चाय। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका देवांश से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जिसे ईश्वर देख लेता है और फिर अनामिका के आने वाले लिए प्रपोजल्स को रोकने की कोशिश करता है।
अब आगे मैम आप फाइनल ही आ गई। ईश्वर कब से इतना ज्यादा बोल रहा था कि उसका मुंह सूख गया था। उसने एक घूंट पानी पिया और उसके आगे बात बोला, इनको लगता है कि यह लोग आपके लायक है और अगर उनका कंपैरिजन देवांश सर से किया जाए तो इनमें से कोई भी उनके पैरों के बराबर भी नहीं है। देवांश का नाम सुनकर अनामिका ने उसे वार्निंग लुक दिया तो ईश्वर आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसने अपने होठों से पानी पोंछते हुए कहा, मेरा मतलब था कि यह लोग आपके लिए ठीक नहीं है। अनामिका ने ऑफिस के अंदर जाते हुए कहा, ईश्वर मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा असिस्टेंट होना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। ये सुनकर ईश्वर एक्साइटेड हो गया और बोला, मैम क्या आप मेरी सैलरी बढ़ाने वाली है या फिर मेरा प्रमोशन करने वाली है? आई मीन मैंने आपको बहुत सर दर्द से बचा लिया, इस वजह से अगर आप खुश है तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या तुमने सोचा है कि तुम एक मैरिज एजेंसी में मैच मेकर बन सकते हो? अनामिका ने अपना फाइल ओपन करते हुए सजेशन दिया, तुम्हें इस रोल को करने में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तुम्हें इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। ये सब सुनकर ईश्वर के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूमने लगे। वह डेफिनेटली एक मैच मेकर तो नहीं बनना चाहता था, या फिर तुम एक सिक्योरिटी गार्ड भी बन सकते हो। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। ईश्वर ने थोड़ा सा नजदीक आकर धीमी आवाज में कहा, क्या आपको पता है कि मुझे इन लोगों को कंट्रोल में करने में कितनी मेहनत लगी? उनसे बोल बोलकर मेरा मुंह सूख गया था, मैं आसानी से नहीं बैठ सकता, आप जानती है ना। वह अपनी बात खत्म कर पता है उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नोक किया। वह किशोर था। ईश्वर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या किशोर को उन लोगों की गवाही पर सुबह पुलिस नहीं लेकर गई थी सवाल जवाब के लिए? वह इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया, ये तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा था। अनामिका ने सर उठाकर देखा तो उसकी नजरें किशोर की घूरती हुई नजरों से मिली। ईश्वर इसी वक्त गायब हो जाना चाहता था। पुलिस स्टेशन की चाय काफी घटिया थी। किशोर ने डायरेक्ट जाकर अनामिका के सामने बैठकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम ऑफिस में जो चाय पीते हैं उससे तो बहुत ज्यादा घटिया। अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा, जो चाय की पत्ती आपको स्टाफ ने आपको गिफ्ट किए हैं वह काफी महंगे हैं, इसलिए वह बेटर है। ये सुनकर किशोर हैरान हो गया। अनामिका को कैसे पता चला कि स्टाफ मेंबर ने उसे चाय पत्ती दिए हैं? लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर किशोर आपको पुलिस स्टेशन की चाय की आदत डाल देना चाहिए। किसे पता कि आपको कब वहाँ की चाय पीनी पड़ जाए लगातार। हाँ हाँ हाँ, उसकी यह बात सुनकर किशोर तुरंत हंसने लगा और बोला, किसे पता कि पुलिस स्टेशन कौन जाने वाला है। सब लोगों ने सुन तो होगा ना कि जो आप करते हैं वही आपको फल में मिलता है। ये सुनकर ईश्वर परेशान हो गया। क्या ये बुढ़ा उसकी मैम को फंसाने की प्लानिंग कर रहा है? अगर उसे पता होता है कि उसकी मैम के पास इतनी पावरफुल बैकिंग है तो वह इस तरह बात करने की हिम्मत ही नहीं करता। मैंने भी सुना है कि जो आप बोलते हो वही आप करते हो और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। अनामिका की यह बात सुनकर किशोर का चेहरा खराब हो गया और आसपास का एटमॉस्फेयर खराब। तो अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ काफी कॉन्फिडेंट कहा, अगर आपकी कहावत वाली बात सच है मिस्टर किशोर तो आपको काफी केयरफुल रहना होगा। जब भी आप बाहर जाते हो बुरे कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, वह बस इंतजार कर रही होगी सही वक्त का आप पर वार करने का। जब वक्त आएगा तो गेम ओवर। किशोर ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इस तरह से बोलेगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, वेल हम देख लेंगे कि किसका गेम ओवर होता है। मैं बस यहाँ तुम्हें बताने आया था कि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है और हम एक वक्त पर एक ही स्टेप ले सकते हैं। उसे इतनी एरोगेंट तरीके से जाते हुए देखकर ईश्वर बहुत गुस्से में था। वह बोला, उसे लगता क्या है, कौन है ये? अगर हमारे पास अच्छे सबूत होते तो यह अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने इस तरह बात करने की? वह ज्यादा देर तक इस तरह एटीट्यूड में रह नहीं पाएगा। अनामिका ने काफी कैजुअली यह बात कही और फिर अपनी फाइल्स देखने लगी। मैम एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, जब आपके पास इतना पावरफुल सपोर्ट है तो आप देवांश सर की इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करती किशोर से डील करने के लिए? कोई भी बात क्यों ना हो, देवांश सिंघानिया इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए छोटे मोटे किशोर से डील करना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या उसकी मदद लेना जरूरी है? अनामिका ने सोचा और अपने आप से ही फ्रस्ट्रेटेड होने लगी। क्या वह सचमुच इतनी इनकेपेबल है? ईश्वर अब समझ गया उसकी मैम एक पावरफुल करियर ओरिएंटेड लड़की है जो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना चाहती है और उन्होंने और कोई नहीं चाहिए उनके मामलों को संभालने के लिए। मैम मैं आपकी स्ट्रांग विल पावर को मैं एडमायर करता हूँ, क्या करूँ मैं अब? ईश्वर की आंखें एडमिनिस्ट्रेशन से चमक रही थी। अनामिका ने अपना सर नीचे करके बिना उसकी तरफ देख कहा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम क्लीनिंग स्टाफ की मदद कर सकते हो टॉयलेट क्लीन करने में। मैं भी काम पर जाता हूँ। ईश्वर ऑफिस से ऐसे गायब हुआ जैसे वहां था ही नहीं। वो टॉयलेट तो बिल्कुल क्लीन नहीं करने वाला था। रात हो गई। सीता जी काउच पर बैठकर अपने बच्चों को फोन कर रही थी और उन्हें डांट रही थी। तुम्हारी बहन इतने सालों बाद घर आई है और अभी उसकी छुट्टियां चल रही है। तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके जल्दी से जल्दी वापस आना होगा, किसी भी कीमत पर टाइम निकालो। मुझे पता है कि तुम लोग बिजी हो, मगर तुम्हारी बहन वापस आई है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए वापस तो आना ही होगा, समझे? जिसने भी अपनी बहन को इग्नोर करने की या फिर उसे बुरा बिहेव करने की कोशिश की तो मैं उनके दांत तोड़ दूंगी। तुम अपने घर बिना किसी लगेज के और बिना किसी काम के आओगे, मगर तुम लोग अपनी बहन के लिए गिफ्ट मिलना मत भूलना। इन चारों को डांटने के बाद सीता जी ने फाइनली अपने सबसे छोटे बेटे को कॉल किया और वही बात दोहराई। लेकिन मॉम मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे उस बहन के लिए परेशान करोगी जो अभी अभी हमारे घर में लौटी है। दूसरी तरफ से रुद्र ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, एटलीस्ट तुम्हें याद तो है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम इस साल में कितनी बार घर आए मुझसे मिलने के लिए? आप जानती है ना कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ और मैंने आपको कितने सारे गिफ्ट और मैसेज तो भेजे थे, रुद्र ने मासूम आवाज में कहा। लेकिन सीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोली, हूँ मैं इंडिया के सबसे अमीर इंसान की वाइफ हूँ, तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? वह जानता था कि उसकी मॉम को उसके पैसे नहीं चाहिए। एनीवे तुम्हें घर वापस आना होगा। अचानक से सीता जी को कुछ याद आया और वह आगे बोली, और हाँ आने से पहले मुझे एडवांस में बता देना। क्या आप मेरे लिए कुछ टेस्टी बनाएंगी आने पर? तुम बहुत फेमस हो और हर एक देश में घूमते रहते हो, तो ऐसा कौन सा खाना है जो तुमने नहीं खाया है? और क्या जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें भूख मरा है? सीता जी ने उसे डांटते हुए कहा। रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, फेमस लोगों को भी घर के खाने की जरूरत होती है। वर्मा परिवार की बेटी हाल फिलहाल में काफी हमारे घर आती जाती रही है। वह बहुत खूबसूरत है और वेल एजुकेटेड भी है, वेल मैनर भी। ओके स्टॉप, मैं समझ गया, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। बदमाश कहीं के मेरी बात खत्म होने दो। सीता जी ने उसे अपनी उनकी बात बीच में ही रोकना दिया। तुम अब यंग नहीं रह रहे हो, तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। मॉम मेरे 4 बड़े भाई हैं, आप उनसे क्यों नहीं जाकर बहस करती? मैं क्यों? वह मेरी नहीं सुनते हैं और वर्मा परिवार की बेटी क्रश तुम हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप रुद्र अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। वह जानता था कि यह सब उसकी मॉम की ही प्लानिंग है। याद रखना, आते वक्त अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आना। बाय। रुद्र को लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर उसकी बहन इतने सालों बाद वापस नहीं आई होती तो क्या उसकी मॉम उसे कॉल भी नहीं करती? सीता जी ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया तो फाइनली एक राहत की साइंस ली। तुम्हें प्यास लगी है, पहले थोड़ा सा पानी पी लो। श्रवण जी ने प्यार से एक गिलास पानी मुस्कुरा कर उन्हें दिया। 5 कॉल्स करके बाद सीता जी को सचमुच प्यास लग गई थी। उन्होंने गिलास लिया और कुछ सिप लिए।
मैंने तुम्हारे लिए तभी पानी तैयार कर दिया था जब तुम पांचवा कॉल कर रही थी। श्रवण जी उनका पानी खत्म होने का इंतजार किया और वापस टेबल पर ग्लास रखते हुए उनके कंधे का मसाज करते हुए कहा, डियर तुमने इतना हार्ड वर्क किया, क्या तुम्हारे हाथ दुख रहे हैं? मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ, आप भी ब्रेक ले लीजिए, मैं थका हुआ नहीं हूँ। श्रवण जी ने प्यार से उनका हाथ दबाते हुए कहा, वैसे अनु के घर आने की बड़ी खबर तुम हमारे रिलेटिव्स को कब बताने वाली हो? जब वह लोग इमोशनल स्टेबल हो जाएंगे तब उन्हें ये गुड न्यूज बताएंगे। अगर वह लोग एक बार में एक्सेप्ट नहीं कर पाए और ब्लड प्रेशर स्पीक हुआ तो उनके बूढ़े माता पिता का तबीयत खराब होता है। उन्हें ही पता था कि उनकी एक और बेटी वापस आ गई है, रिलेटिव्स और बाकी दो फैमिलीज को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया था। अगर हम परेशान हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर अनु चढ़ गई तो हमने अनु को ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत की है और मैं उसके साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ ताकि उसके लिए सारी चीज मेकअप की जा सके। श्रवण जी ने उनके हाथ को मसाज करते हुए कहा, अगर अचानक से सारे रिलेटिव्स को पता चल गया और वह आगे तो अनु के साथ हमारा वक्त कम हो जाएगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी फैमिली रियूनियन को डिस्टर्ब करे। जैसे ही सीता जी ने अभी यह बात खत्म की तभी उनका फोन बजा, उन्हें अनामिका कॉल कर रही थी। श्रवण जी ने फोन आते हुए देखा तो उन्हें थोड़ा सा उदासी महसूस हुई, उनकी बेटी उन्हें कब कॉल करेगी। वही अनामिका का कॉल आता हुआ देखकर सीता जी काफी खुश हो गई और उन्होंने अपना गला साफ करके फोन उठाते हुए कहा, हेलो मेरी बच्ची, मोम देवांश और मैं आज खान बाहर ही करेंगे। मैं समझ गई जब से देवांश आया है मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाना ही बंद कर दिया है। ये सुनकर पता नहीं क्यों अनामिका को बहुत बुरा लगा। तुम अपना टाइम को और एंजॉय करो, घर की चिंता मत करना। सीता जी अपनी बेटी से और बात करना चाहती थी मगर वह उसे परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से बोली, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं कॉल कट करती हूँ। ओके। कॉल कट होने के बाद अनामिका ने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखते हुए कहा, क्या है तुम्हारे साथ? तुम अगली बार से मुझे मेरे फुल नाम से नहीं बुलाओगी। देवांश ने उसका हाथ पकड़कर काफी प्यार से कहा, मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए हस्बैंड याद ये कब सुनूंगा। अनामिका को उससे डील करने का कोई मूड नहीं था और ना ही वह बाबू सोना जादू टोना वाली टाइप लड़की थी, इसलिए वह बोली, मुझे लगता है कि देवांश अच्छा नाम है। बकवास, दिए या फिर हस्बैंड ज्यादा अच्छा सुनाई देता है। क्या वह लोग सिर्फ एक पीसफुल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते? देवांश बार बार उसे परेशान कर रहा था, एक बार मुझे दिया बोलो ना, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया ना तो मैं गाड़ी से बाहर उतर जाऊंगी। ये सुनते ही देवांश तुरंत चुप बैठ गया और बस उसे गले लगाता रहा और बार बार फोरहेड और लिप्स पर किस करते रहा। तुम अपनी लिमिट से आगे बढ़ रहे हो। अनामिका को गुस्सा आता जा रहा था, ये लड़का बाउंड्रीज में रहना कब सीखेगा? शायद कोई मुझे चाहिए जो मुझे हद में रहना सिखाए। देवांश ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसकी मुस्कुराहट चार्मिंग और सुमुतिक दोनों थी। शायद तुम्हें मेरे साथ और वक्त बिताना चाहिए। बाउंड्री में कैसे रहा जाता है? मुझे एक पार्टनर की जरूरत है जो मुझे सही गलत सिखाए। देवांश की आंखों में वह में थोड़ा पैशन सब दिखाई दे रहा था, जिसे अनामिका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उसकी नजरों को अवॉइड करने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 55 देवांश का मुनविला। अब तक आपने पढ़ा कि ऑफिस में अनामिका को प्रपोज करने वाले को ईश्वर बहुत ही मुश्किल से रोकता है और वही उसकी मम फोन करके उसके पांचों भाइयों को घर आने के लिए कहती है। अब आगे थोड़ी ही देर में गाड़ी एक लग्जरियस मैंशन के सामने रुकी। वह एक बहुत ही महंगा और प्राइवेट स्टेट था मुंबई में, जिसमें पिछले साल किसी बहुत ही अमीर इंसान ने 180 करोड़ रुपए में खरीदा था। वह ओबरॉय मैंशन नहीं था जहां अनामिका रहती थी, वह भी मुंबई शहर के एक हाई मेंटेनेंस वाले एरिया में आता था, लेकिन उसके कंपैरिजन में देवांश का यह विला काफी प्राइवेट था। वह विला काफी सारे कलरफुल फूलों से सजा हुआ था और उसका आर्किटेक्चर का भी टेस्टफुली डिजाइन किया गया था, जो काफी एलिगेंट लग रहा था और शाम की जगमगाती हुई रोशनी में और भी वाइब्रेट और खूबसूरत दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से कोई भी एक बार देखे तो वह देखता ही रह जाए। वहीं पर एक प्लेट शेप लेक थी जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। कोई भी एक बार उसे देख तो उसे चांद और धरती एक साथ दिखाई दे और इसी के रिजल्ट की वजह से इस विला का नाम भी मून विला था। लेकिन अनामिका थोड़ी कंफ्यूज थी, क्या उन्हें डिनर के लिए रेस्टोरेंट नहीं जाना था? वह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषि ने गाड़ी से उतरकर पर लाइटली देवांश के लिए दरवाजा खोलते हुए कहा, मिस ये देवांश सर का घर है और यह पहली बार है जब वो यहाँ किसी लड़की को लेकर आए हैं। एक और फर्स्ट। लगता है कि अनामिका देवांश की जिंदगी में बहुत सारी फर्स्ट एक साथ कर रही है। देवांश गाड़ी से बाहर आया और उसने अनामिका को उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी हैंडसम चेहरे पर खूबसूरत आंखें और उसमें ढेर सारा प्यार और उसकी आवाज भी काफी इमोशन से भरी हुई थी। वह बोला, यह एक्चुअली में हमारा घर है। अनामिका को इस तरह देवास की बाहों में विला की तरफ जाते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वह बोली, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मैं अपने आप चल सकती हूँ। मुझे बस मेरी फ्यूचर वाइफ को पैम्पर करना है। देवांश ने अपना सर नीचे झुकाकर उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा और अपना इंटेंस लव एक्सप्रेस करते हुए बोला, मुझे थोड़ी देर और इसी तरह पकड़ने दो, आज मैंने तुम्हें दिन भर में बहुत मिस किया। देवांश अनामिका को एंट्रेंस पर लेकर गया और फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उसकी फिंगर लगा दी, जिससे उसका फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड हो गए। तुम हमारे घर पर कभी भी आ सकती हो, वह बोला। वो शब्द घर अनामिका के दिल में एक खुशी पैदा कर रहा था और अपने आप उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया। उस खूबसूरत से विला के अंदर सिर्फ एक ही इंसान थे और उनका नाम था रमेश था, जो वहाँ का बटलर और अटेंडेंट दोनों ही थे। वही वह दरवाजे के अंदर उन लोगों का इंतजार कर रहे थे, बल्कि उन्हें पता था कि आज उनके सर के साथ एक लड़की आने वाली है। लेकिन देवांश को उस लड़की से इतने प्यार से बात करता हुआ और इतने प्यार से गले लगाया हुआ देखकर वह शॉक हो गया। लेकिन उन्होंने अपना प्रोफेशनल एक्सप्रेशन जल्दी ही अपना लिया और अपनी हैरानी को छुपा लिया। सर वेलकम होम, रमेश ने इस रिस्पेक्टफुली कहा और फिर उसने अनामिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में काइंडनेस दिखाई दे रही थी। यह मेरी वाइफ है। अनामिका देवांश के मुंह से यह इंट्रोडक्शन सुनकर रमेश ने जल्दी से उसे भी रिस्पेक्टफुली कहा, गुड इवनिंग मैडम, मैं यहाँ का बटलर हूँ रमेश। गुड इवनिंग रमेश। अनामिका ने उन्हें पोलाइटली ग्रीट किया। अनामिका का एलिगेंट और रिफाइंड और वेल बिहेवियर मैनर देखकर रमेश का मन में उसके लिए काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा। वह बोला, डिनर रेडी है, प्लीज मेरे साथ आइए। अनामिका ने धीरे से देवांश से कहा, मुझे नीचे उतार दो, मुझे बस तुम्हें गले लगाए रखना है। जब ये बात रमेश के कान तक पहुंची तो वह एक बार फिर से शॉक हो गया था। क्या सिंघानिया परिवार और ओबरॉय परिवार के बीच में एक मैरिज एग्रीमेंट है और ओबरॉय परिवार की बेटी देवांश के इस घर पर बहुत बार आई थी, मगर वह एक बार भी देवांश से मिल नहीं पाई थी। लेकिन आज देवांश पर्सनली किसी को यहाँ लेकर आया है। उसने उसके फिंगरप्रिंट लॉक किया और इतनी स्वीट बात बोल रहा है, इसका मतलब है कि वह उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है, ओबरॉय परिवार की बेटी से भी ज्यादा। देवांश को प्राइवेसी काफी पसंद थी और डिस्टर्बेंस उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए रमेश के अलावा एक और मिल्क शेफ यहाँ पर था जिसका नाम इकबाल था। जैसे ही वह लोग वहाँ आए, इकबाल ने डाइनिंग टेबल पर ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था। ब्यूटीफुल रोज पेटल से सजा दिया गया था और कैंडल लाइट लगाई गई थी, जिससे वहाँ का माहौल काफी रोमांटिक और खूबसूरत हो गया था। खाना भी काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया था। आज सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके बॉस खुद एक लड़की को घर लेकर आ रहे थे, इसलिए इकबाल किसी तरह की गलती नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसने अपने बॉस को इस तरह उसे लड़की को गोद में उठाकर अंदर लाते हुए देखा तो रमेश की तरह वह भी अंदर तक शॉक हो गया था।
वह फ्यूचर मैडम है, रमेश ने उसकी हैरानी देखकर सबसे पहले कहा। गुड इवनिंग मैडम। सर इकबाल ने जल्दी से उन्हें ग्रिड किया और लास्ट डिश टेबल पर चेंज करने के बाद वहां से चला गया। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ वह दोनों ही बचे थे। वह डिनर टेबल खाने के साथ साथ रोमांस से भी भरा हुआ था और जेटली बाहर से खिड़की की तरफ से आई ठंडी 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 हवा लगी माहौल क्रिएट कर रही थी। अब से हम अपना डिनर घर पर ही करेंगे, देवांश ने अनामिका को गले लगाकर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। वह अनामिका को दूसरी चेयर पर नहीं बैठने देने वाला था। देवांश एक हाथ से फ्रॉक पकड़कर अनामिका को खिलाने लगा। देवांश मैं खुद कर सकती हूँ, अनामिका ने कहा। उसे उसकी गोद में बैठना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वह कोई बच्ची नहीं है, इसलिए उसे कोई जरूरत नहीं है किसी और के हाथ से खाने की। तो क्या तुम मुझे अपने गले नहीं लगते दोगी या फिर मुझे खिलाने नहीं दोगी? क्या तुम मुझे अपना फियोंसे नहीं मानती हो या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा फियोंसे ना रहूं? ये सब सुनकर अनामिका थोड़ी सी चिढ़ गई और उसने कहा, अब इन सब का इससे क्या लेना देना है? लेना देना है, देवांश धीरे से बोला। तुम्हारा रिजेक्शन और मुझे दूरी बनाना मुझे बता रहा है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। जिसे तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, मुझे तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना होगा। अच्छा मैं तुम्हें नहीं खिलता, देवांश ने हल्का सा हंसते हुए कहा। क्यों ना तुम मुझे खिलाओ। तुम्हारे सपनों में या तो तुम मुझे खिलाओगी या फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा, और मुझे इनमें से एक को क्यों चुनना होगा? देवांश की स्माइल सॉफ्ट हो गई और वह बोला, तो फिर मुझे तुम्हें अच्छे से खिलाने दो। खाना खाते वक्त अनामिका तरह के गुस्से में मुंह बनाई जा रही थी, जिससे वह और भी क्यूट और एडिबल लग रही थी। इसे ट्राई करो, देवांश ने दूसरी डिश उठाकर खिलाते हुए कहा। इसका टेस्ट काफी अच्छा है। अनामिका खा रही थी तो वह महसूस कर सकती थी कि देवांश का दूसरा हाथ जेटली उसकी बैक को रब कर रहा है। वह बोली, क्या हम एक बार के लिए प्रॉपर्ली खा कर सकते हैं? तुम्हारी खूबसूरती खाने के दौरान मुझे नजर हटा नहीं देती। फाइनली डिनर के बाद देवांशु से पकड़े हुए ही से इंटीमेट पोजीशन में काउच पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद बोला, मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलता हूँ। मुझे घर जाना है। क्या तुम्हें नहीं देखना है तुम्हारा फ्यूचर घर कैसा दिखता है और हमारा रूम कहाँ है? तुम्हारा बहुत हो रहा है आज। अनामिका को इस तरह चिढ़ा हुआ देखकर देवांश की स्माइल और डेविल हो गई। तभी रमेश ने 2 कप कॉफी लाकर उन्हें दी। मुझे नीचे उतरो। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लड़की को कैसे समझाए। देवांश ने कॉफी का कप उसके लिप्स के पास लाते हुए कहा, एक बार टेस्ट करके देखो कैसा है। वह कॉफी पीते वक्त भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसकी क्लियर आंखें बिल्कुल एक परी की तरह थी। इट्स ओके। अनामिका ने आधी कॉफी पी ली जो हल्की उसके होठों पर लगी हुई थी। उसे कॉफी का टेस्ट काफी अच्छा और फ्रेग्रेंट था, क्योंकि काफी भी महंगे ब्रांड की थी। देवांश ने अचानक से दोनों हाथों से उसका चेहरा पड़ा और किस करने के लिए झुकना लगा। उसे अनामिका के होठों से अभी भी कॉफी का टेस्ट आ रहा था, जिसका टेस्ट महसूस करके देवांश ने अपनी किसी को डिप कर दिया। रमेश जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, उसने देवांश का ये साइड पहली बार देखा था। देवांश हमेशा यूजुअली ठंडा और बिना किसी इमोशंस का होता है। उसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। आज पहली बार है जब वह किसी लड़की को इस तरह पैशनेटली किस कर रहा है। पता नहीं कितना वक्त लग गया। उसके बाद देवांश ने उसे छोड़ते हुए कहा, यह कॉफी काफी अच्छी थी। अनामिका बहुत चिड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़के और संभाल कैसे जाए। एक और काफी वहां पर नहीं थी। वह यहाँ घर पर किसी और मकसद से तो नहीं लेकर आया है उसे। अगर तुमने फिर से मुझे टच करने की हिम्मत ही ना तो मैं अगली बार आऊंगी नहीं। अनामिका ने उसे वार्निंग दी, मैं तुम्हारे साथ कभी खाना भी नहीं खाऊंगी। अनामिका जानती थी कि देवांश को उससे अलग करना है थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसे ही दूरी बनानी होगी। अगर वह देवांश से मिलना थोड़ा काम करेगी तो उसके पास अपने लिए वक्त होगा। ये सुनकर देवांश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम गुस्सा हो? जब अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो देवांश ने सॉफ्टली पूछा, क्या तुम गुस्सा हो? मैंने अभी भी तुम्हें किस की इस वजह से? तुम। अनामिका इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही देवांश ने उसे फिर से किस करने लगा और उसके लिप्स के टेस्ट को महसूस करने लगा। रमेश जो दूसरे साइड में खड़ा था, उसने शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। लगता है उसके बॉस सच में जिस लड़की को बहुत लाइक करते हैं और वह एक नॉर्मल अट्रैक्शन से कुछ ज्यादा है। आज तक उसने अपने बॉस के मुंह से इतनी स्वीट बातें कभी नहीं सुनी थी। उसकी इस किसके बाद अनामिका को सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। देवांश उनके घर के बटलर अभी भी आसपास ही है और वह पोस्टर काफी अजीब सा है। वह सचमुच नीचे उतरना चाहती थी। क्या मेरी किसिंग स्किल बुरी है? हाँ। देवांश ने अपनी नाक से उसकी नाक को टच किया। उसकी आंखों में प्यार साफ भरा हुआ था। अनामिका उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। देवांश ने उसे फिर से किस किया और थोड़ी देर बाद बोला, क्या तुम अगली बार यहाँ आओगी? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो देवांश ने उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ अगली बार खाना खाओगी? अनामिका सचमुच इम्प्रेस हो गई थी। वह बोली, अब तुम ज्यादा ही कर रहे हो। मैं बस तुम्हारे सामने ही तो अपनी हद पार करता हूँ। देवांश ने उसे किस करना कंटिन्यू रखा और कहा, मैं इसे भी ज्यादा कुछ करना चाहता हूँ। क्या तुम अगली बार आओगी? वह उसे जवाब देने के लिए उसे फोर्स कर रहा था। थोड़ा सा चिढ़कर अनामिका ने जवाब दिया, है मेरे मूड पर डिपेंड करता है। तो फिर तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए मैं क्या करूँ? देवांश ने उसे किस करने के दौरान ही पूछा। पहले मुझे छोड़ दो। देवांश को कुछ समझ में आया और वह बोला, लगता है तुम्हें यहाँ पसंद नहीं आया। फाइनली तुम्हें कुछ अंदाजा तो हुआ। देवांश ने उसे गोद में उठाते हुए ऊपर जाते हुए कहा, तो ठीक है फिर लोकेशन बदल देते हैं। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? चलो पहले दूसरे रूम को एक बार देख लेते हैं। जब अनामिका ऊपर पहुंची तो देवांश का रूम एकदम साफ सुथरा और एलिगेंट दिख रहा था और रूम में बिना लाइट के भी बड़ी खिड़कियों से आई हुई चांद की रोशनी बिल्कुल खूबसूरत थी। अनु, हमेशा की तरह देवांश अपनी चामिंग आवाज में बोला, मुझे मैरिड लाइफ की एडवांस में आदत डालनी है। अनामिका ने उसकी स्ट्रांग चेस्ट को पुश करते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह करते रहना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जिसे सुनकर देवांश ने उसे फिर से किस कर लिया। उसके बाद अनामिका बोली, मुझे नीचे उतरो। उसे आज उसके घर आना ही नहीं चाहिए था। तुमने थोड़ी देर पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देवांश नाम से टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्या तुम फिर से आओगी? अनामिका स्पीचलेस हो गई। हम ही फिर से आओगी? अनामिका ने दांत पीसते हुए कहा। क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? हाँ। देवांश जवाब जाने के लिए डिटरमिनेड था और अनामिका जिसे जवाब देने के लिए मजबूर किया जा रहा था वह बोली, ठीक है। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया और उसने उसे नीचे उतारते हुए कहा, खिड़की के बाहर देखो। बाहर खूबसूरत है। अनामिका ने नोटिस किया कि चांद की रोशनी में वह फूल और लेक के आसपास जो डिजाइनिंग की गई थी वह बिल्कुल फेरीलैंड की तरह लग रहा था। तुम्हें किस तरह के फूल पसंद है? देवांश ने उसे पीछे से गले लगाकर, मैं यहाँ गार्डन में तुम्हारे पसंद के फूल और पौधे लगवाना चाहता हूँ। वह ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि अनामिका को उसके घर पर आना अच्छा लगे। ऋषि ने कहा कि लड़कियों को गुलाब पसंद होते हैं। देवांश ने बाहर की सीनरी देखते हुए कहा, मैं अंदर ही अंदर सोचा था कि तुम्हारे आने से पहले मैं दूसरे तरह के गुलाब यहाँ पर लगवा दूं, मगर मुझे डर था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अनामिका का दिल ये सब सुनकर सॉफ्ट हो गया। हमारा घर कैसे डिजाइन करना है ये तुम डिसाइड कर लेना। देवांश ने जेंटल टोन में कहा, बताओ मुझे तुम्हें क्या पसंद है।
अनामिका ने थोड़ी देर सोचा और बोली, मुझे कोई पार्टिकुलर फूल नहीं पसंद है, लेकिन अगर मुझे कोई एक चुनना हो तो मैं तिब्बती प्राइम रोज चुनूंगी। ना कोई रोज, नहीं ब्लॉसम के फूल, ना ही पिक चेरी ब्लॉसम और नहीं ब्लू लवेंडर। क्या तुम्हें पता है तिब्बती प्राइम रोज का मतलब क्या होता? देवांश ने सॉफ्टली उसके कान में पूछा। अपने सामने खड़े प्यार को अपनी पूरी जिंदगी संभल कर रखना, देवांश ने धीरे से कहा। तिब्बती प्राइम रोज खुशी और खूबसूरती को दर्शाता है। एक ऐसे घर में रहना, इसके आसपास खुशी और खूबसूरती हो, उससे उनका रिश्ता और बेहतर हो जाएगा। देवांश आगे बोला, क्या इस घर में कुछ और है जो तुम्हें बदलना है? ये सुनकर अनामिका ने उसकी तरफ से देखते हुए कहा, क्या तुम फ्यूचर में थोड़ा सा और बेटर तरीके से बिहेव करोगे? मुझे डर है नहीं। देवांश ने अपने हाथ उसकी पतली कमर के आसपास लपेट कर उसे और पेशेंटली किस करने का बाद धीरे से उसके कान में कहा, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। ये वक्त बीतने लगा। ऋषि, जिसने खाना खत्म कर लिया था, वह फिर से दरवाजे पर आकर खड़ा होकर इंतजार करने लगा, मगर उसने देवांश और अनामिका को बाहर आता हुआ नहीं देखा। उसने टाइम चेक किया तो और रात के ऑलरेडी 10 बज चुके थे। देवांश जब भी अनामिका के साथ होता है तो उसे वक्त का कोई खबर ही नहीं होता, इसलिए ऋषि भी उन्हें जल्दी आने के लिए नहीं कह सकता था, इसलिए उसे बाहर इंतजार करना था। ऋषि, रमेश ने आकर काइंडली और रिस्पेक्टफुली स्माइल के साथ कहा, अंदर जाकर कुछ पी लो, लगता है कि सर और मैडम जल्दी ही नहीं आने वाले हैं। मेरे हिसाब से इस बार देवेंद्र सर के डाउट क्लियर हो जाएंगे और देवांश सर की शादी हो जाएगी। पहले देवेंद्र जी ने कितने भी कोशिश क्यों ना की हो देवांश और नताशा को एक साथ करने की, लेकिन देवांश कभी भी नताशा से बात नहीं करता था, और लेकिन अब लग रहा है कि उसकी नजरों में से अनामिका बसी हुई है। रमेश, क्या तुम्हें नहीं पता है कि देवेंद्र सर भी मिस अनामिका से बहुत खुश है? उन्होंने तो उन्हें अपनी वाइफ का नेकलेस भी दे दिया है। क्या तुम उस क्राउन नेकलेस की बात कर रहे हो जो बड़ी मैडम ने अपनी शादी में गिफ्ट के तौर पर मिला था? रमेश शॉक हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस यंग लड़की को सिंघानिया परिवार का अप्रूवल इतनी जल्दी मिल जाएगा। सब लोग जानते थे कि सिंघानिया परिवार में जगह बना पाना कितना मुश्किल बात है। दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, ऋषि बोला, देवांश सर ने पर्सनली कहा है कि वह पूरी जिंदगी में सिर्फ अनामिका से ही शादी करेंगे। इस बात ने रमेश को अशोक कर दिया और वह बोला, तो फिर ओबरॉय परिवार का क्या? तुम्हारा मतलब है नताशा से है? सर को वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। ऋषि ने नताशा की फेक आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया, बल्कि वह बोला, अनामिका भी ओबरॉय परिवार से ही है और दोनों ही फैमिली उनकी शादी के लिए तैयार हो गई है। वह ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रमेश को चिंता था कि दोनों परिवारों की इतनी पुरानी दोस्ती कहीं इस वजह से टूट नहीं जाए, लेकिन ये सुनकर उसने एक राहत की सांस ली और बोला, आखिर में वह लोग एक ही परिवार से हैं, यही तो किस्मत है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 56, अनामिका का बुरा सपना। अब तक अपनी पढ़ा की देवांश डिनर के लिए अनामिका को अपने पर्सनल मेंशन में लेकर जाता है, जहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर अनामिका भी काफी खुश होती है। अब आगे रात के लगभग 11:30 बजे अनामिका ओबरॉय मेंशन वापस पहुंची। अनु, तुम वापस आ गई। नताशा, जो अभी भी नीचे जाने वाली थी, उसने अनामिका को ऊपर जाते हुए देखा और अचानक एक हवा के झोंके की वजह से अनामिका के थोड़ी से बाल उड़े तो उसकी गर्दन पर लाल की के निशान दिखाई देने लगे, जिससे नताशा को बहुत दर्द हुआ। वह दर्द बर्दाश्त उसके बाहर था। अनु, तुम इतनी लेट क्यों वापस आए? क्या तुम मेरे जीजू के साथ थी? भले ही नताशा जानती थी कि अनामिका देवांश के साथ ही होगी, मगर उसके गले पर वह किस के निशान देखकर नताशा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। देवांश हमेशा ही कोल्ड रहता है, वह एक लड़की के साथ इतना पैशनेटली किस कैसे कर सकता है? अनामिका ने ही पक्का उसे सेड्यूस किया होगा। बाय द वे अनु, भले ही हमारे घर पर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, मगर तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए, वरना लोग हमारे फैमिली के बारे में बुरा कहने लगेंगे। अनामिका ने कैजुअली उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम देवांश को पसंद करती हो? मैं डेफिनेटली उसे नहीं पसंद करती। बोलते वक्त नताशा ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि उसमें अनामिका से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसे डर लगता था, मगर उसे डर था कि वह उनके पेरेंट्स को बता देगी। भले ही वह देवांश को पसंद करती हो, लेकिन वह अनामिका के सामने नहीं मान सकती थी। तो फिर उससे दूर रहो। अनामिका की आवाज में कोई इमोशंस नहीं थे और अपने काम से कम रखो। अनु, नताशा ने अनामिका को ऊपर जाते हुए देखा और अब गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली। वह बस एक गांव की गवार है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसी बात करने की? क्या उसे सचमुच लगता है कि वह ओबरॉय परिवार में वापस आ जाने के बाद वह भी दिखाई क्लास लड़की हो गई है? अनामिका अपने बेडरूम में वापस लौटी तो उसका फोन अचानक से वाइब्रेट हुआ। शिव उसे कॉल कर रहा था। बॉस, वह ग्रुपेस वाला मैटर रिजॉल्व हो गया है और आपने जो मर्सी हॉस्पिटल 18 साल पहले वाली की आग के बारे में कहा था, उसमें भी कुछ लीड्स मिले हैं। वह साफ सफाई वाली औरत कौशल्या, जिसने युविका को बड़ा किया है, उसने एक बार अपनी दोस्त को बताया था कि उसे रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और रोड की कंडीशन बहुत ही खराब थी, जिसकी वजह से हर तरफ पानी भर गया था। और लगभग रात के 2 बजे जब कौशल्या और बाकी उसके साथी मिलकर रोड साफ कर रहे थे ताकि पानी निकल सके, तो अचानक से उन्होंने बहुत बड़े एक्सप्लोजन की आवाज सुनी। वह एक्सप्लोजन सिर्फ एक ही नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद एक कई हुए। पहले कौशल्या बहुत डर गई और उसे तरफ नहीं गई, मगर बाद में जब वह लोगों को बचा रहे थे तो उसने बहुत सारी बिना लाइसेंस वाली ब्लैक गाड़ियों को वहां से जाते हुए देखा। उस वक्त ज्यादा लोगों के पास दूसरा की महंगी गाड़ियां नहीं होती थी और मुझे शक है कि वह उन गाड़ियों में बैठे हुए आदमी हुए नहीं लगाई थी। अनामिका की आंखें डिप हो गई। उसने कहा, कौन हो सकता है वह जो उसे छोटे से क्लिनिक को जलाना चाहे और किस कारण से? ये बहुत स्ट्रेंज बात है, मगर कौशल्या उस वक्त पूरी तरह से लोगों को बचाने में फोकस थी, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर उसने उन लोगों के या फिर गाड़ियों के बारे में कुछ स्पेशल नोटिस किया होता तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत आसानी हो जाती, मगर उसकी तबीयत इस वक्त बहुत खराब है। क्या वह युविका की अडॉप्टेड मदर नहीं है? और अब जब युविका मेहता परिवार में वापस आ भी गई है तो कौशल्या ने ही उसे इतने सालों तक बहुत ही मुश्किल से बड़ा किया था, तो वह बुरी हालत में कैसे हो सकती है? जब मेहता परिवार को अपनी बेटी युविका मिल गई तो उन्होंने कौशल्या को कुछ पैसे देने की कोशिश की, मगर कौशल्या ने वह नहीं लिया। वह बस थोड़ा वक्त युविका के साथ बिताना चाहती थी कभी कभी, लेकिन युविका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी और ना ही वह उसे कोई रिश्ता रखना चाहती है। कौशल्या ने मेहता परिवार के घर आने की बहुत बार कोशिश की, मगर हर बार घर के नौकरों ने ही उसे भगवा दिया। और अब जब उसकी तबीयत खराब है, उसके पास कोई इनकम नहीं है और ना ही कोई बच्चे हैं जो उसका ध्यान रखें, उसकी हालत बहुत खराब है। उसने एक बहुत ही एहसान फरामोश लड़की को बड़ा किया है। अनामिका बहुत अच्छे से युविका के कैरेक्टर को जानती थी। युविका अपने पास को सिर्फ एक बेइज्जती के आधार पर देती थी और वह सोशल स्टेटस ऊपर करने के लिए आसानी से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। फिर कौशल्या से तो उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। और एक और अजीब बात है मैम, उस वक्त मर्सी हॉस्पिटल के जो भी हाई मेंबर्स या फिर डॉक्टर थे, वह सारे के सारे मिसिंग है और उनका कोई सबूत या फिर कोई भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बचा नहीं है। अभी हम सिर्फ कौशल्या और बाकी जो लोग उसे वक्त वहाँ लोगों को बचा रहे थे उन्हीं से ही क्लूज इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बोस आपको इंतजार करना होगा, शायद रिजल्ट इतनी जल्दी बाहर नहीं आएंगे। अनामिका ने अपना कॉल कर किया ही था, तभी उसका फोन फिर से बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो देवांश उसे कॉल कर रहा था, जिसे उसने पिक कर लिया। देवांशी बात करने के बाद अनामिका ने शावर लिया और सो गई। उसके सपने में वह वापस अपने बचपन में मेहता परिवार के घर पहुंचे हुई थी। उसमें एक छोटी सी बच्ची ने मीना मेहता का हाथ पकड़ा हुआ था और वह रोते हुए पूछ रही थी, मामा आप अगली बार कब वापस आओगे?
अनामिका, क्या तुम देख नहीं सकती हो? तुम्हारे डैड और मैं हर रोज इतना मेहनत करके काम करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम खाली बैठे हैं? सिर्फ तुम्हें बुखार है इसलिए हमें तुमसे मिलने आना चाहिए। छोटी सी अनामिका ने धीरे से रोते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपनी दादी माँ को नहीं बताया होता तो वह हमें कॉल करके यहाँ आने के लिए फोर्स कर सकती थी? क्या तुम्हें पता है कि हर बार जब हम यहाँ पर आना पड़ता है तो हमें कितना काम पेंडिंग छोड़कर आना पड़ता है? मीना, वह बस एक बच्ची है, मदन मेहता ने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा। एक बच्ची? मीना मेहता गुस्से में चिल्लाई, कौन सा बच्चा इतनी कम एज में चल चलता है? देखो तुम्हारी मम्मी ने कैसे इसे बिगाड़ रखा है। मैं तुम्हें बता देती हूँ अनामिका, जितना तुम इस तरह बिहेव करोगी उतना ही मैं तुम्हें नापसंद करूंगी। तुम हमेशा रोती रहती हो और जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मीना को गुस्से में जाते हुए देखकर मदन मेहता जल्दी से उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, मीना इस तरफ मत बात करो, वह बच्ची है, उसे नहीं पता कि उसके दादाजी ने मरने के बाद हमारे लिए कंपनी छोड़ी है और बहुत सारे लोग कंपनी में हमें बाहर निकलना चाहते हैं। वह बस यहाँ अकेले रहती है इसलिए हमें मिस करती है। वह लोग हमें परेशान करते रहते हैं और यह भी हमें परेशान करते रहती है। अगर ये थोड़ी सी और कैपेबल होती और हमें इस तरह छोटी छोटी बातों पर बना करना बुलाती तो हम और काम कर पाते। ये रोने के अलावा कर क्या सकती है? छोटी सी 6-7 साल की अनामिका अपने आप रोने लगी, जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। अगर वह और बेहतर हो गई और अपने परिवार को पैसे कमाने में मदद करने लगेगी तो उसके मॉम डैड को ज्यादा काम नहीं करना होगा, राइट? क्या उसके बाद वह लोग उसे पसंद करने लगेंगे? यही सब सोचकर अनामिका ने अपने आप को हर चीज में बेहतर बनाने की ठान ली थी और अपने अलग अलग दादाजी की मदद से वह हर एक काम में धीरे धीरे करके बेहतर बनती गई। तब जाकर उसे पता चला कि लक्ष्मी दादी और मीना के बीच के रिश्ते ठीक नहीं है और शेयर्स के ऊपर लेकर बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं। मीना के मन में उसकी दादी को कोई प्यार और रिस्पेक्ट नहीं है। जब भी लक्ष्मी जी अनामिका से प्यार करती, मीना के लिए अनामिका की नफरत और बढ़ जाती। मीना को हमेशा ही अनामिका एक परेशानी खड़ी करने वाली बच्ची लगती थी। जब भी वह वापस आती तो काम में बहुत सारी गड़बड़ हो जाती थी, इसलिए वह बहुत ही काम घर आया करती थी। इतने सालों में मदन मेहता और मीना मेहता बहुत ही कम घर आते थे, इसलिए उनके और अनामिका के बीच के रिश्ते बहुत ही कमजोर हो गए। पहले मीना कहती थी कि उसे अनामिका की रोने की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अनामिका धीरे धीरे वह बच्ची बन गई जो कभी ना रोए। आउटसाइडर्स के लिए वह ठंडा और एटीट्यूड वाली लड़की बन गई जिसे लोगों से घुलने मिलना पसंद हो। इतनी बुरी सपनों या फिर कहा जा सकता है कि पास्ट की बुरी यादों के बीच अनामिका काफी देर तक फंसी रही और जब फाइनल इसकी आंखें खुली तो बाहर सुबह हो चुकी थी। वह अंदर ही अंदर काफी उदास थी। उसने अपना फोन उठाकर चेक किया तो सुबह के 6:30 बज रहे थे और स्क्रीन पर देवांश के कई मैसेज थे। अनु, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, इतना कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। मैं बस सोते हुए तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। अनामिका के दिल में जो खालीपन था शायद वह धीरे धीरे बाद में भरने लगा था और उसके अंदर की वह उदासी धीरे धीरे खुशी में बदलने लगी। देवांश ने उसे सुबह बस 6 बजे मैसेज किया था। इसका मतलब साफ था कि वह पूरी रात नहीं सोया है। अनामिका ने अपनी पतली उंगलियों से स्क्रीन पर पेशेंस के साथ मैसेज टाइप किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, आंखें बंद करो और थोड़ा सा आराम कर लो, हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही उसने मैसेज भेजा उसके कुछ सेकंड बाद ही देवांश ने उसे फोन किया। अनु, देवांश की आवाज अभी भी मैग्नेटिक थी, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? बुरे सपने आ रहे थे। अनामिका को नहीं पता था कि उसके बचपन के वह यादें बुरे सपने हैं या नहीं। उसने पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। देवांश की आवाज बहुत ही मासूम हो गई थी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अनामिका का प्यारा चेहरा बार बार देवांश के दिमाग में घूम रहा था। वह उसे इतना मिस कर रहा था कि वह सो ही नहीं पाया। क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? अनामिका ने कैजुअली कहा, नहीं, मेरी नींद खुल गई है। अनामिका फ्रेश हो पाती उससे पहले ही देवांश की गाड़ी ऑलरेडी उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जैसे ही अनामिका घर से बाहर निकली देवांश ने उसे खींचकर जोर से गले लगा लिया। उसकी फ्रेश खुशबू जब देवांश तक पहुंची तब जाकर वह फाइनली थोड़ा से शांत हुआ। आई मिस यू। देवांश ने अपना सर झुकाकर देखा तो कल रात के लव बाइट के निशान अभी भी अनामिका के गले पर थे। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने उसे प्यार चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया जिसके बारे में वह पूरी रात सोच रहा था और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जब तुम उठाती हो तो तुम बहुत सुंदर लगती हो। देवांश ने प्यार से उसका चेहरा सहलाया। उसकी स्माइल और बड़ी होती जा रही थी। वही टेरिस पर खड़ी नताशा ने अंदर ही अंदर सोचा कि उसे गलती हो गई है, लेकिन जब उसने अच्छे से बिनोक्यूलर से देखा तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा झटका लगा हो। वह सचमुच देवांशी था। देवांश पसंद आया है। न सिर्फ उसने अनामिका के बैठने के लिए गाड़ी खोली बल्कि उसका सर भी प्रोटेक्ट किया और सीट बेल्ट लगाने में भी मदद की और घड़ी में बैठकर उसे कितने प्यार से किस किया। नताशा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह लोग कल रात 11 बजे तक एक साथ है और अभी सुबह के 7 बजे हैं और वह फिर से एक साथ है। जब गाड़ी वहां से चली गई तो नताशा इतने गुस्से में थी कि उसे अंदर से जलन की फीलिंग आ रही थी। वह गुस्से में मार्था के पास पहुंची नहीं स्कीम बनाने के लिए। जब तक देवांश और अनामिका नताशा करने पहुंचे तब तक सूरज पूरी तरह से उठ चुका था और सूरज की लाल रोशनी में सब कुछ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट दिख रहा था। हम थोड़ा सा लेट होगा, देवांश ने अपना हाथ अनामिका के कंधे के आसपास रखते हुए कहा, अगली बार और जल्दी आएंगे। एक्चुअली यह बहुत खूबसूरत है। अनामिका के पास कभी नेचर को अप्रिशिएट करने का वक्त ही नहीं था। यहाँ पर देखना काफी खूबसूरत लग रहा था। देवांश ने उसके खूबसूरत चेहरे पर पती हुई सूरज की रोशनी को देखा और हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ, ये सचमुच बहुत खूबसूरत है। उसका चेहरा इतना खूबसूरत है कि वह उसे किस करने से खुद को रोक नहीं पाया। जब रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इस तरह देवांश को किसी लड़कियों को किस करते हुए देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब हो क्या रहा है? पिछली बार उन्होंने सिर्फ हाथ पकड़े हुए थे और अभी किस कर रहे हैं? क्या वो लोग कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहा है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 57 फैमिली प्रॉब्लम। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका को रात को अपनी पास की कुछ बुरी यादें सपना के तौर पर दिखाई देती है और उसके बाद वह देवांश के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। अब आगे किसके बाद देवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, फ्यूचर में तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो, वह खुशी भरा हो या फिर उदासी भरा, मैं जरूर सुनेगा। अनामिका ने अपना सर उठाकर उसके सिंसियर एक्सप्रेशन देखे। तुम्हें और सब कुछ अकेले बर्दाश्त करने की तो कोई जरूरत नहीं है, देवांश ने आगे कहा। अनामिका कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं बोलती थी, चाहे वह अच्छी हो या फिर बुरी। यहाँ तक कि अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड श्रेया के साथ भी नहीं, वह सिर्फ कुछ सिंपल बातें ही करती थी। मगर अब देवांश की केयरिंग नजरों से उसे एहसास हो रहा था कि कोई है उसके साथ उसका दुख दर्द बांटने के लिए। उसने हमें सर हिलाकर कहा, ओके, वह अपनी पूरी कोशिश करेगी देवांश के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने की। देवांश ने जेटली उसका चेहरा सहलाया और मुस्कुराया कर बोला, चलो चलते हैं, हमें ब्रेकफास्ट करना है। नाश्ते के बाद देवांश ने अनामिका को कंपनी छोड़ दिया और पुरानी कई रिपोर्ट्स के बीच में अनामिका को कई नई क्लूज मिले। मिश्का की पतली उंगलियां धीरे धीरे डेस्क पर टैप कर रही थी और वह सोच रही थी कि अभी भी कितने छुपे हुए सीक्रेट है किशोर के, जैसे उन्हें खोजना होगा। मेमर डिजाइनर क्रिस्टल आपसे मिलना चाहती है, ईश्वर की आवाज दरवाजे के बाहर से आई।
अंदर आ जाओ। जब क्रिस्टल अंदर आई तो उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। मैम गुड मॉर्निंग, यह नए डिजाइन से जो मैंने बनाए हैं। क्रिस्टल ने रिस्पेक्टफुली मुस्कुराकर वो डिजाइन अनामिका को दिए, मगर अनामिका देख सकती थी कि उसकी मुस्कुराहट नकली है और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। वह सैम्यूल चाहते थे कि मैं ये डिजाइन आपको दिखाऊं। उन्होंने कहा कि आप सचमुच अच्छी डिजाइन कर सकती हैं। अनामिका ने क्रिस्टल की सूजी हुई आंखों को देखा और पूछा, क्या तुम रो रही थी? क्रिस्टल ने जल्दी से ना में सर हिलाया, मगर वह फिर से हल्का हल्का सिसकने लगी। बैठ जाओ नीचे और शांति से मुझे बताओ। अनामिका ने उसे प्रेशर नहीं किया, बल्कि एक छोटा सा टिश्यू दिया ताकि वह अपने इमोशंस बाहर निकल सके। क्रिस्टल के आंसू फिर से उसकी आंखों में आ गए और बहने लगे। उसने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। ईश्वर जो दरवाजे के बाहर था उसे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने क्रिस्टल को इस तरह रोते हुए देखकर अनामिका को मैसेज भेजा, मैं मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या मैं पूछूं? अनामिका ने शांति से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। जब क्रिस्टल ने रोकर अपना सारा मन का बोझ उतार दिया और तब अनामिका ने उसके लिए एक ग्लास में पानी डालते हुए उसके सामने रखकर कहा, थोड़ा सा पानी पी लो। मैम, क्रिस्टल ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका उसे पसंदगी पानी देगी। एक स्ट्रेंजर होकर भी वह उससे इतने अच्छे से बिहेव कर रही है, जबकि उसकी खुद की फैमिली। अनामिका को हिंट मिल गया, सिर्फ फैमिली इश्यूज ही किसी को इतना डिप्ली हर्ट कर सकते हैं। फिर से क्रिस्टल रोने लगी। वह अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहती थी, लेकिन जब भी वह उस बारे में सोचती उसे बहुत गुस्सा आता और उदास हो जाती। मैंने अभी तक मेरी मॉम को इस बारे में नहीं बताया। क्रिस्टल सुबह जा रही थी और उसकी आवाज भी लगभग फंस चुकी थी। अनामिका ने उसके लिए चुप होने का इंतजार किया और फिर पूछा, तुम्हारी फैमिली में ने कुछ किया है? क्रिस्टल ने अपनी हार्टलेस फैमिली मेंबर्स को याद किया और फिर से रोते हुए बोली, इनफैक्ट मेरी फैमिली के पास भी एक कल्टिक कंपनी है। क्रिस्टल ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, वह कंपनी को मेरे दादाजी ने शुरू किया था और मेरे दादाजी के जाने के बाद उसे मेरे डैड ने संभाला, लेकिन कुछ सालों पहले मेरे डैड अचानक से एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। इतना कहते कहते क्रिस्टल रुक गई और फिर उसने अपने आंसू साफ करके आगे कहा, मेरे अंकल ने कहा कि मेरी मॉम को और मुझे नहीं पता कि कंपनी कैसे चलानी है, इसलिए उन्होंने कंपनी के टेक ओवर ली और उन्होंने हर एक चीज की जिससे वह हमारे नाम पर सारे पैसे अपने हक में कर सके और फाइनली उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मेरी मॉम के नाम पर बहुत सारे घर थे, मगर अब सब कुछ उनके कब्जे में है। क्या कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आगे नहीं आया? अनामिका ने सॉफ्टली पूछा। दादाजी ही सारी चीज घर पर संभालते थे, मगर उनके जाने के बाद मेरी दादी माँ भी कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चली गई। मेरे डैड कंपनी संभालते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब लोग मेरे अंकल की बात सुनाने लगे और कोई भी हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ। कुछ तो बड़े रिलेटिव्स ने ये भी कहा कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। डिसूजा परिवार के प्रोटेक्शन के अंदर उनकी लाइफ जी हो जाएगी और अगर वह उसके अंकल से लड़ने गए तो उनके लिए चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी। मगर वह लोग अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हैं। उसके अंकल ने उन्हें बहुत परेशान किया था, लेकिन उसके बाद उसके कजन भी उन्हें परेशान करने लगे। वह लोग जब एक रेत के छोटे से घर में रह रहे हैं, फिर भी वह लोग उन्हें चैन से नहीं जीने देते और परेशान करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें परेशान करना उसके कारण भाई बहनों का फेवरेट गेम है। आज एक अंकल ने मुझे फोन किया कि कोई इंसान मेरी डैड की ग्रैब पर कचरा फेंक रहा था। वह पक्का मेरे कजन में से कोई एक ही होगा। क्रिस्टल गुस्से में बोली, पिछले साल भी उन्होंने ऐसे ही घटिया हरकत की थी। मेरी एक कजन सिस्टर ने कुछ बॉडीगार्ड को लाकर वहां पर मेरे डैड की ग्रैब को लातों से मरवाया और फिर उसे पर कचरे का ढेर डालकर बहुत सारी बुरी बातें बोली। मेरी मॉम ने उसके साथ झगड़ा किया तो उसके बॉडीगार्ड्स में मेरी मॉम को बहुत मारा। वह लोग बहुत बुरे हैं। इतना कहकर क्रिस्टल रुकी और फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मैम ये सब पिछले साल इसी वक्त पर हुआ था, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? अनामिका ने अंदाजा लगा लिया था कि वह किसे कॉल करना चाहती है, इसलिए वह बोली, ऑफ कोर्स। क्रिस्टल ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपनी मॉम का नंबर डायल किया, मगर किसी ने भी नहीं उठाया, जिसकी वजह से वह बहुत नर्वस हो गई। ठीक उसी वक्त ईश्वर ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, मैम एक रिंगरी कंपनी है जो हेल्पलाइन में बहुत अच्छा कर रही है। वह चाहते हैं कि हम उनकी कटलाइन में प्रोडक्शन में मदद करें, क्योंकि वह डिमांड्स के अकॉर्डिंग चीज तैयार नहीं कर पा रहे हैं और उसके अलावा जो वह लोग प्राइस ऑफर कर रहे हैं वह भी काफी अच्छी है। उनके मैनेजर आपसे 1 घंटे में रिवर बैंक कैफे में मिलना चाहता है, क्या आप मिलने जाएंगी? क्रिस्टल ने 2-3 बार अपनी मॉम को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर फिर भी किसी ने ही नहीं उठाया। तो उसने परेशान होकर कहा, मैम क्या मैं 1 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? मुझे मेरी मॉम से मिलने जाना है सेंट्रल माउंटेन पर। उसके डैड की ग्रैब लेटर माउंटेन पर रही थी और वहां से रिवर बैंक कैफे 10 मिनट की दूरी पर था। ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, अनामिका ने ईश्वर की तरह देखकर कहा, गाड़ी तैयार कर दो। रिसेंटली देवांशी उसे पिक करता था घर से या फिर ऑफिस से, इसलिए उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मगर कंपनी में 2 गाड़ियां थी। उनके जाने के बाद किसी ने अनामिका के ड्रेसेक पर रखे हुए डिजाइन ड्राफ्ट को उठा लिया। रास्ते में क्रिस्टल लगातार अपनी मॉम के नंबर डायल कर रही थी, मगर कोई उठा नहीं रहा था, जिसकी वजह से वह और बेचैन होती जा रही थी। फाइनली वह लोग ग्रेटर माउंटेन के टॉप पर पहुंचे। दूरी से ही क्रिस्टल ने कुछ लोगों को अपनी मॉम क्रिस्टीना को घेरे हुए देखा और उनमें से एक उसकी कजन मायरा भी थी। वह लड़की तकरीबन 17-18 साल की थी, जिसने एक्सपेंसिव छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके एसेसरीज दूर से ही पैसा चला रहे थे और उसके सॉफ्टवेयर लंबे बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। मायरा, क्या तुम अब इंसान भी रह गई हो? क्या तुम्हें नहीं याद है कि तुम्हारे अंकल तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करते थे जब वह जिंदा थे? क्या तुम्हारे मन में थोड़ा से भी एहसान वाली भावना नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे अंकल की आत्मा ये सब देखकर दुखी हो? क्रिस्टीना बहुत गुस्से में थी और उन पर चिल्ला रही थी, मगर वह किसी और से बेहतर जानती थी कि इस वक्त वह अंदर से कितनी टूटी हुई है। और क्रिस्टीना आंटी, अगर आपने मेंशन नहीं किया होता तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। अंकल ग्रैंडडैड के जिंदा होने पर उनके फेवरेट थे और इसी की वजह से आपकी फैमिली हर जगह पर राज करती थी, मगर अब चीजें बदल चुकी है, मायरा ने कहा और फिर अपनी बॉडीगार्ड को लेजी और एरोगेंट नजरों से देखते हुए बोली, जॉन तुम खड़े होकर सपना क्या देख रहे हो? जाओ मेरी आंटी को संभालो, जिसकी वजह से मेरे अंकल को आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। या जानकर कि कोई है उन्हें संभालने वाला है, आई एम श्योर उन्हें बहुत खुशी होगी। जॉन वह बॉडीगार्ड जो थोड़ा सा मोटा और लगभग 40 साल का था, उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। क्रिस्टीना ने हमेशा से ही एक अच्छी जिंदगी जी है और 50 साल की उम्र में भी वह बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन है और इतनी गरीबी में होने के बावजूद में भी उनकी एक अलग सा ही चार्म है। भले ही उनके कपड़े सस्ते हो, मगर उनका ऑरा हमेशा की तरह ही कैप्टिव है, जिसकी वजह से उसे बॉडीगार्ड की आंखों में लस दिखाई देने लगी। आंटी, जॉन भले ही गरीब हो और अंकल की बराबरी का नहीं हो, मगर अभी आपकी जो हालत है उसकी वजह से आपके लिए वह फिट है। मायरा ने जॉन को एक कदम क्रिस्टीना की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा तो एक डाबल स्माइल के साथ बोली, आंटी एंजॉय कीजिएगा, जॉन आपको अच्छा फील करवाए। क्रिस्टीना ने वहां पर रखे पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने इस बॉडीगार्ड को अभी नहीं रोका और उसने मुझे छुआ, तुम्हें आज ही अपनी जान ले लूंगी, फिर देखते हैं कि तुम कैसे अपने परिवार को एक्सप्लेन करती हो। ये सुनकर भी मायरा ने हंसते हुए कहा, क्या अंकल तो कितने टाइम पहले ही मर गए हैं, फिर भी आप उनके लिए इतनी लॉयल है, और अगर आप मर भी गई तो आपकी और आपकी उसे बेटी से फर्क किसे पड़ता है?
यू शैमलेस बीच। अचानक से क्रिस्टल वहां पहुंची और उसने मायरा को थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ उठाया, लेकिन एक बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से क्रिस्टल के हाथ पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। क्रिस्टल, तुम यहाँ कैसे आए? क्रिस्टीना ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। क्रिस्टल ने अपने सामने खड़ी एरोगेंट लड़की को देखते हुए कहा, क्या लगता है तुम्हें, कौन हो तुम? मायरा ने उसे गुस्से और हैरानी वाली चेहरे के साथ देखते हुए बोली, तुम एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हो। मैक्स, तुम हमेशा ही इसे पसंद करते थे, है ना? आज तुम और जॉन दोनों ही अच्छा टाइम बता सकते हो। क्रिस्टल गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा बोलने की? हिम्मत करके देखो हमें छूने की। अगर मैंने कर लिया तो क्या कर लोगे तुम? कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। मायरा ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, आगे बढ़ो मैक्स। जॉन सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने क्रिस्टीना के कपड़े पड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह डर के मारे चिल्लाने लगी, मेरी मॉम को छोड़ दो। क्रिस्टल ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, मगर मैक्स उसके पैर को पकड़ झाड़ियां में घसीटने लगा। घटिया आदमी, छोड़ो मुझे। अचानक से एक पतले और सुंदर हाथ ने जॉन का हाथ पकड़ लिया और वह रिएक्ट करता पाता उससे पहले ही उसे इतनी तेज की पड़ी, जिसकी वजह से डायरेक्ट वह झाड़ियां के अंदर गिरा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 58, अनामिका की फाइट। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका के ऑफिस की एक एम्प्लॉय डिजाइनर कैस्ट्रोल अपनी फैमिली इश्यूज को लेकर हो रही होती है और उसके बाद अपनी मॉम को बचाने के लिए एक जगह पहुंचती है। अब आगे अचानक जॉन के इस तरह दूर झाड़ियां में जाकर गिरने से क्रिस्टल शॉक हो गई और उससे ज्यादा शॉक से तब लगा जब उसने सामने खड़े इंसान को देखा। उसकी बोस उसके बीच यहाँ आ गई है कैसे? अनामिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के क्रिस्टल को खड़ा होने में मदद किया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्रिस्टल ने नामे सर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खुशकिस्मती से उसके बोस यहाँ आ गए। वहीं थोड़ी दूर से ईश्वर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर जॉन के पीठ पर चलाए। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जेंटलमैन जो काफी यंग दिख रहा था और उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। मायरा अपने सामने खड़े उन दो लोगों को देखकर थोड़ा हैरान हो गई और बोली, तुम अपने साथ दो और कमजोर लोगों को लेकर आए हो। ईश्वर जो पहले से ही पतला और थोड़ा कमजोर था, उसके साथ एक और लड़की, एक खूबसूरत लड़की। मायरा ने अनामिका की खूबसूरत चेहरे को देखा और अपने बॉडीगार्ड से बोली, किसी को ये पसंद आई तो फ्री होकर इसे ले लो, और जहां तक बात रही इस लड़के की, इसे मारकर भाग दो। मैम आप चली जाए। मायरा की बात सुनकर क्रिस्टल बहुत डर गई। अकेला छोड़ दो हमें यहाँ और जाओ यहाँ से। ये लोग पागल है और वह लोग कुछ भी कर सकते हैं और उसकी बोस भले ही बहुत अच्छी इंसान हो, मगर इतने सारे ताकतवर बॉडीगार्ड का सामना कैसे करेगी? लेकिन अनामिका ने क्रिस्टल को अपने पीछे किया और कैजुअली मायरा से पूछा, क्या तुमने आज सुबह ही यहाँ पर कचरा फेंका था? अगर मैंने किया अभी तो क्या? मायरा ने हाथ क्रॉस किया। वह सामने खड़ी कमजोर लड़की को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही थी। तुम यहाँ क्रिस्टल की साइड लेने आए हो? हमारी चिंता मत कीजिए। क्रिस्टल ने अनामिका के कपड़े पकड़कर धीमी आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये लोगों बहुत ज्यादा है। स्मैक, एक तेज थप्पड़ की आवाज सबके कानों में गुजी। कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वह तेज थप्पड़ मार के गालों पर पड़ा था। अनामिका बहुत ही क्विक और सिर्फ एक सेकंड में ही मायरा के गालों पर 2 उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मायरा को भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या इस क्रिस्टल ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? तो इसने सिर्फ बताया कि तुम एक बहुत ही बुरी और घटिया लड़की हो। अनामिका की यह बात सुनकर ईश्वर भी हंसने लगा। एक थप्पड़ क्रिस्टल के लिए, एक दूसरा थप्पड़ जो तुमने उसकी मॉम के साथ किया, और ये तीसरा थप्पड़। अनामिका ने लगातार उसे 2 और थप्पड़ मारे और बोली, ये उनके स्वर्गवासी डैड के लिए, ये थप्पड़ तुम्हें उनके रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। अभी भी तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो? सबक सिखाओ इसे। मायरा ने अपनी बात खत्म की तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स ने एक साथ अनामिका को घेर लिया। क्रिस्टल ने ऐसा सब कुछ पहले कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी वह अनामिका के सामने खड़े होते हुए डरकर बोली, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बात करो। मैम आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं बाकी संभाल लूंगा। भले ही ईश्वर भी डरा हुआ था, मगर उसने बहादुर दिखाकर अनामिका को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया और धीरे से बोला, क्या आप गाड़ी चला सकती है? अगर नहीं तो आप पहाड़ से नीचे भाग जाए, मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ। आज कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। अनामिका को देखकर मायरा ने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस लड़की को अपने साथ रखूंगी, मुझे इसे धीरे धीरे टॉर्चर करना है। ये सुनते ही एक साथ वह बॉडीगार्ड अनामिका को ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अनामिका ने उनके सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर दिया और फिर उन्हें इतनी तेज से किक किया कि वह कुछ मीटर दूर जाकर गिरे। मायरा वही खड़े होकर अपने ताकतवर बॉडीगार्ड को एक के बाद एक लगातार जमीन पर गिरते हुए और मार खाते हुए देखती रही, और आखिर में मार खाने के बाद उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह लोग अपने यहाँ ऊपर खड़े हो पाए और अपने पेट और हाथ पैर पकड़कर वह लोग डर में चिल्ला रहे थे। ये सब देखकर उसने अनामिका को हैरानी में देखा और अपनी बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाने लगी, तुम सब लोग यूजलेस हो, तुम लोग एक मामूली लड़की से नहीं लड़ सकते, अभी क्या भी उठो। वह बॉडीगार्ड सचमुच बहुत दर्द में थे और खड़े नहीं हो सकते थे। मायरा ने जब अनामिका को धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखा तो उसके दिल में डर भर गया और वह एक कदम पीछे लेने लगी। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं डिसूजा परिवार की बेटी हूँ, मेरी तरफ एक कदम मत बढ़ाना। क्या क्रिस्टल डिसूजा परिवार की बेटी नहीं है? अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा। तो वो है कौन? क्रिस्टल सिर्फ एक बेघर और इंसान है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुमने मेरे साथ उसकी हेल्प करने के लिए कुछ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अगर तुमने इसे डील करने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी सारी हरकत भूल भी जाऊंगी और तुम्हें बेनिफिट भी मिल सकते हैं। वही उसकी यह बात सुनकर नजदीक खड़ा ईश्वर हंसने लगा और सोचने लगा, उसके अनामिका मैम देवांश की तरह से है, उन्होंने कौन से प्रॉफिट चाहिए? किसी को भी तुम्हारे प्रॉफिट नहीं चाहिए। क्रिस्टल तुम्हें इस मामले को कैसे हैंडल करना है? अनामिका ने केयरलेसली क्रिस्टल की तरफ देखा। मायरा ने क्रिस्टल के पिता की बेइज्जती की थी और उसकी मां की इज्जत पर हाथ डलवाने की हिम्मत, जिसकी वजह से क्रिस्टल इसने गुस्से में थी कि उसका गुस्सा अपने कंट्रोल से बाहर हो गया और वह दौड़ते हुए मायरा के पास पहुंची और उसने बहुत तेज कई बार उसे थप्पड़ मारा। अगर अनामिका नहीं होती तो आज उसकी और उसकी मां का क्या हाल होता है वह सोच भी नहीं सकती थी। क्रिस्टल तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मरोगी? हाँ मैं मारूंगी तुम्हें। क्रिस्टल ने उसे और 2 थप्पड़ मारे। उसके हाथों में जलन होने लगी थी मगर वह फिर भी नहीं रुक रही थी। आज सुबह तुमने मेरे डैड की घर पर कचरा डाला, उसे अभी अभी साफ करो, और अब तुमने मेरे डैड की घर पर पेंट भी डाल दिया और तुमने अपने ही लोगों से हमारी इज्जत पर हाथ डालने की भी बात कह दी। तुम क्या लड़की, मैं चाहती हूँ तुम अभी घुटनों के बाल बैठो और मेरे डैड से माफी मांगो। तुम्हारे सपनों में क्रिस्टल ने मायरा को फोर्सफुली पकड़ लिया था मगर वह उसे झुका नहीं पा रही थी। घुटनों के बाल बैठना तो दूर की बात है, क्या गिल्टी फील नहीं होता है? क्रिस्टल चलाई। गिल्टी? मुझे क्यों गिल्टी फील होना चाहिए? जब तुम्हारी डैड भी जिंदा थे तो सारी की सारी अच्छी चीज तुम्हारी फैमिली को ही मिलती थी। तुम इस वक्त वह एक्सपीरियंस कर रही हो जो हमारी फैमिली इस वक्त फील करती थी। क्या मेरे डैड जब भी जिंदा थे तो उन्होंने तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट किया? भले ही कंपनी वो चलाते थे लेकिन वह कभी भी तुम लोगों को बुरी तरह ट्रीट नहीं करते थे। तुम लोगों को कभी भी मुझे कम पैसे नहीं दिए जाते थे। तुम्हारे डैड को जिस भी चीज में इन्वेस्ट करना होता था, जिस भी को खरीदना होता था, क्या उसके लिए मेरे डैड उन्हें पैसे नहीं देते थे?
दादाजी के जाने के बाद मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को सब कुछ दिया जो वह चाहते थे, शॉप, घर, गाड़ियां, सब कुछ। फिर भी उतनी सारी चीजों की क्या वैल्यू है? क्या हमें नहीं पता कि कंपनी से जो पैसे मिलते थे वह उनके 10% भी नहीं थे? तुम लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते थे और हमें सिर्फ थोड़ा सा ही देते थे। क्या तुम लोगों को लगता है तुम लोग ग्रेट हो? उसकी सारी बातें सुनकर क्रिस्टल का दिमाग खराब हो गया था। उसने सही सोचा था, एहसान फरामोश लोग कभी भी कुछ नहीं हो सकते। उसने आगे कुछ ना कहते हुए कहा, तुम घुटनों के बाल बैठे हो गई या नहीं? नहीं बैठेगी, क्या कर लोगी तू? मात्रा ने इतना कहा ही था कि अनामिका ने अपना पैर उठाया और उसे पीछे से एक किक कर दिया, जिससे मायरा तुरंत घुटनों के बाल गिर गई। मायरा इतने गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीसकर अनामिका को घूरते हुए देखा और कहा, तुमने इस बात का बहुत पछतावा होगा। तो सॉरी, मैं उन लोगों को याद नहीं रखती जो मेरे नजरों में यूजलेस होते हैं। माफी मांगो मेरे डैड से। क्रिस ने मायरा का सर जमीन की तरफ झुकाते हुए कहा। वह उसे नीचे झुककर माफी मांगने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन मायरा ऐसे नहीं कर रही थी, तो क्रिस्टल ने उसके बोल पकड़े और तेजी से उसका सर जमीन पर दे मारा। आखिर में मायरा भी कमजोर नहीं थी और वह दोनों लड़ने लगी। मैम, क्या हमें कुछ करना चाहिए? उन दोनों को इस तरह रेसलिंग करता हुआ देखकर ईश्वर ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, अनामिका ने कैजुअली एक पेड़ के सहारे खड़ा होते हुए कहा। इन दोनों बहनों को अपना मामला सॉर्ट आउट करने दो, हमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ईश्वर ने सोचा, क्या अभी अभी आप इन्वॉल्व नहीं थी? क्या आपको लगता है कि क्रिस्टल जीत जाएगी इसलिए आप यहाँ खड़ी होकर देख रही हैं? क्रिस्टीना को पता था कि उन्हें अपनी बेटी का गुस्सा बाहर निकाल देना चाहिए, इसलिए वह भी चुपचाप खड़ी रही। मायरा हमेशा से ही एक प्रिंसेस की तरह पली बड़ी थी, इसलिए वह क्रिस्टल की बराबरी ताकत के मुकाबले में नहीं कर सकती थी। जल्दी ही क्रिस्टल उससे जीतने लगी और उसने मायरा को मारते हुए कहा, अगर तुम आज घुटनों के बल बैठकर मेरे डैड से माफी नहीं मांगेगी तो मैं इसी तरह मारती रहूंगी तुम्हें। रुक जाओ, रुक जाओ। मायरा ने अपना सुझा हुआ चेहरा और फटी हुई ड्रेस को पकड़कर जल्दी से अपने आप को कवर करते हुए कहा, क्रिस्टल मुझे और मत मारो। क्रिस्टल ने देखा कि वह डर चुकी है तो वह रुक गई। आखिर में एक हाथ से मायरा ने अपने फटे हुए ड्रेस को पकड़ा और कोवली घुटनों के बाद जमीन पर बैठ गई और क्रिस्टल की नजरों के अंदर उसने अपने स्वर्गवासी अंकल की कब्र पर अपना सर रखकर रिस्पेक्टफुली कई बार माफी मांगी। क्रिस्टल, क्या अब मैं जा सकती हूँ? तुमने अभी तक अपनी गलती नहीं मानी है। भले ही मायरा को यह सब नहीं करना था, मगर वह जानती थी कि वह यहाँ से बचकर नहीं जाती है, इसलिए उसने गलती मानते हुए कहा, मुझे तुम्हारे डैड की ग्राफ पर इस तरह कचरा नहीं डालना चाहिए थे और ना ही तुम लोगों को परेशान करना चाहिए था। क्रिस्टल, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है, मुझे डॉक्टर के पास जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक बार वह घर पहुंच जाए तो वह अपने पेरेंट्स को जरूर बताएगी। तुमने अभी तक मेरी मॉम से माफी नहीं मांगी है। वह तुम्हारी बड़ी है, मुझे परेशान करना है एक अलग बात है और मेरी मॉम को परेशान करना अलग बात है। तुमने अपने आदमियों को उन्हें हैरेस करने के लिए और रेप करने के लिए भी कहा। क्रिस्टल गुस्से में बोली, आई एम सॉरी आंटी, मैं गलत थी। क्रिस्टीना चाहती थी कि वह बस दबाव में आकर माफी मांग रही है और उसे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए बिना कुछ बोले वह पीछे मुड़ गई। गेट लॉस्ट। क्रिस्टल उसे और नहीं देखना चाहती थी। मायरा वहां से दौड़कर अपने फटे हुए कपड़े पकड़े हुए अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ, जिन्हें अनामिका ने थोड़ी देर मारकर गिराया था, उनके साथ भाग गई। नॉट बैड, ये तुम काफी इंप्रूव कर रही हो। अनामिका ने मुस्कुराकर क्रिस्टल की तारीफ करते हुए कहा, तुम पहले की तरह कमजोर नहीं लग रही। मेहमत है कि आज के लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए, वरना पता नहीं वह मायरा हमारे साथ क्या करती। क्रिस्टल ने अपनी माँ को खड़ा करते हुए कहा, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, यह मेरी मॉम है क्रिस्टन। मॉम, यह मेरी बॉस है अनामिका मैम और यही ईश्वर है। थैंक यू आज के लिए। क्रिस्टन ने सच्चे दिल से उसे थैंक यू कहा। आपको चोट लगी है? अनामिका ने उनकी एल्बो पर लगी चोट को नोटिस कर लिया, जिसे देखकर क्रिस्टीन ने तुरंत उसे छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चोट आई है। मोम की आपको दर्द हो रहा है? क्रिस्टल ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कंसर्न से पूछा, आपका कितना खून बह रहा है? चलिए अस्पताल जाते हैं। मैं पहले तुम्हारे डैड के गर्भ स्टोन को साफ कर देना चाहती हूँ। क्रिस्टल ने अपने पति के ग्रैब को देखा, जिस पर चारों तरफ पेट और कचरा फैला हुआ था। हम इसे साफ नहीं कर सकते, हम इस नए तरीके से बनवा देंगे। मायरा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और हम यहाँ से नहीं गए तो हमें खतरा हो सकता है। क्रिस्टल मायरा के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानती थी। मायरा ने आज जितनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी और आज जो उसके साथ हुआ है उसके बाद वह कभी शांत नहीं बैठेगी। चलिए मैं पहले आप लोगों को हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। अनामिका ने नोटिस किया कि न सिर्फ क्रिस्टियन बल्कि क्रिस्टल को भी चोट लगी हुई है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। घर पर दवाई है, हम घर वापस जाकर लगा लेंगे। क्रिस्टियन दूसरों को परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकली अनामिका से कहा, हम बस लेकर घर चल जाएंगे। अनामिका जानती थी कि वह लोग पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह बोली, हम फ्री है, बताइए कि आप लोग कहाँ रहते हैं? हमने ब्लॉसम अपार्टमेंट पर एक छोटा सा घर रेंट पर लिया है। ब्लॉसम अपार्टमेंट एक बहुत ही पुरानी कम्युनिटी थी। ईश्वर, चलो ब्लॉसम अपार्टमेंट। समझ गया मैम। 10 मिनट बाद गाड़ी ब्लॉसम अपार्टमेंट के सामने रुकी तो क्रिस्टियन ने उन्हें आराम करने के लिए घर पर बुलाया, जिसे देखकर ईश्वर ने समय चेक किया और अनामिका को देखकर हमें सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि उनके पास वक्त है। हमारा घर छोटा है, आई होप आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिस्टियन ने खुश होकर अपने चोट लगी हाथ से ही अनामिका को अंदर बुलाते हुए कहा, आपने और ईश्वर ने आज बहुत मदद कर दी। हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन प्लीज अंदर जाकर एक कप कॉफी पी लीजिए। यस मैम, प्लीज हमारा थैंक यू एक्सेप्ट कर लीजिए। ईश्वर, क्या तुम भी अंदर आओगे? ईश्वर ने क्रिस्टल की उम्मीद भरी आंखों को देखकर हॉपफुली अनामिका की तरफ देखा तो अनामिका ने हमें सर हिलाया और उनके पीछे पीछे जाने लगे। आप इतनी कम उम्र में ही सीईओ बन गई हो, तुम काफी टैलेंटेड हो। मोम में बहुत टैलेंटेड है, उनका डिजाइनिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जो भी हुई चीज वह बनाने के लिए कहती है इस क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसी बात है तो तुम्हें उनसे और सीखना चाहिए मिस कपूर से। बस मुझे अनामिका बुलाए। वहां पहुंचकर ईश्वर ने नोटिस किया कि उनका बहुत बहुत छोटा था, एक छोटे से लिविंग रूम के साथ। वहां पर लेफ्ट में 2 छोटे छोटे रूम और एक मिडिल में बाथरूम था और साइड में ही एक छोटा सा किचन और एक डाइनिंग टेबल। भले ही वह छोटा था मगर काफी साफ सुथरा था। अभी हम ये यही अफोर्ड कर सकते हैं। क्रिस्टल ने जल्दी से अंदर जाकर किचन में की तरफ जाते हुए कहा था कि वह कॉफी बना सके। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अनामिका ने क्रिस्टल से कहकर फर्स्ट एड किट मंगवाई, क्योंकि उनके घाव पर मलहम लगाना ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्रिस्टल नहीं मानी और उनके लिए 2 कप कॉफी ले आई। मुझे अपना घाव देखने दीजिए। अनामिका ने उनके एल्बम पर चोट के निशान देखे, जिस पर धूल मिट्टी भी लगी हुई थी। उसने केयरफुल उनके घाव को साफ किया तो क्रिस्टियन थोड़ा हैरान हो गई और उन्होंने पूछा, तुम्हें चोट पर दवाई लगाना भी आती है? अनामिका बिल्कुल एक प्रोफेशनल नर्स की तरह कर रही थी। अनामिका ने लाइटली कहा, मैंने बस इसे ऑनलाइन देखा था। क्रिस्टियन समझ गई कि अनामिका क्रेडिट नहीं लेना चाहती है, इसलिए उनके मन में अनामिका का इंप्रेशन और भी अच्छा पड़ा। क्रिस्टल अपने घाव को अपने आप ही साफ कर रही थी, लेकिन हर बार कॉटन लगाने पर वह दर्द हमारे चलने लगती। ईश्वर ने नीचे बैठकर जेबली उसके घाव को साफ करते हुए कहा, अगर दर्द हो तो मुझे बताना। क्रिस्टल ने उसे आराम से अपना घाव साफ करते हुए देखते रही और खुश होकर बोले, थैंक यू।
उनके घाव पर दवाई लगाने के बाद अनामिका ने सब चीज जगह पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी वह बहन फिर से परेशानी खड़ी करेगी, तुम लोगों को रहने के लिए दूसरी जगह देख लेनी चाहिए। क्रिस्टल ने इस बारे में सोचा था मगर बोली, मगर इस वक्त इस अपार्टमेंट से सस्ती जगह हमें कहीं रहने के लिए नहीं मिलेगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 64 अनामिका ने की फिर से फाइट। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका की कंपनी में काम करने वाले क्रिस्टल के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें मदद करने के लिए अनामिका खुद जाती है। अब आगे, मेरे दोस्त के पास एक अपार्टमेंट है और वह यहाँ रहती नहीं है। वह चाहती है कि मैं उसके लिए किसी को वह अपार्टमेंट रेंट पर दे दो। अनामिका ने उन्हें बताया वहाँ की रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, वह बस चाहती है कि कोई उनके घर पर रहे और अच्छे से उसके घर का ख्याल रखें। हम अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे। क्रिस्टल को जब एक उम्मीद दिखाई तो उसने जल्दी से कहा, तो अनामिका ने शांति से आगे कहा, वह घर से यहाँ से नजदीक भी है तो तुम्हें काम के लिए भी आसानी होगी। हमने इस एरिया में ऑलरेडी सब कुछ चेक कर लिया है, इस घर जितना सस्ता कोई और जगह नहीं है। क्रिस्टल को चिंता थी कि अनामिका की दोस्त कम पैसों की वजह से ना खुश हो सकती है। मेरी दोस्त ने ऑलरेडी कहा है कि प्राइस कोई बड़ी बात नहीं है। अनामिका ने टाइम देखते हुए कहा, मुझे अभी कुछ काम करना है, ईश्वर तुम्हारी मदद कर देगा। वहाँ पर सेटअप होने में मुझे अपनी दोस्त से एग्जैक्ट एड्रेस पूछना है, उसने आखिरी बार बताया था मगर मैं भूल गई हूँ। मैम, क्रिस्टल को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे थैंक यू कहे। उसकी मॉम भी खड़ी होते हुए बोली, अनामिका आपने आज हमारे 2 बार मदद की है, हमें नहीं पता कि हम आपको कैसे थैंक यू बोले। थैंक यू सो मच। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, बस अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए, वही काफी होगा। क्रिस्टियन उसकी बातों से काफी इंप्रेस हो गई। ठीक है, फिर तो सब कुछ सेटल हो गया। अनामिका वहां से निकालकर गाड़ी में बैठ गई और उसने अपना फोन खोला और अपनी प्रॉपर्टी इसको देखा और उसमें से सबसे सस्ता और कम लग्जरी वाला अपार्टमेंट ढूंढ लिया। वह 3 बेडरूम अपार्टमेंट था जो काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था और 90 स्क्वायर मीटर का था। अनामिका ने सारे डिटेल्स ईश्वर को भेजा और मैसेज किया, जब मैं रिवर बैंक कैफे मीटिंग के लिए जाऊँ तो तुम उन्हें सामान सेटल करने में मदद कर देना। जरूर मैम। वही सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ का ऑफिस। देवांश ने कई बार अपना फोन चेक किया था लेकिन उसकी स्क्रीन पर कोई नया मैसेज नहीं था। क्या हमारे ऑफिस के इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है? देवांश ने वाईफाई का फुल सिग्नल देखा और नेटवर्क इशू का शक करके उसने ऋषि से मुड़कर कहा, मुझे मैसेज भेजो। ऋषि ने ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने पूछा, क्या सर अगर वह लोग सामने सामने बैठे हैं तो मैसेज भेजने का पॉइंट है? क्या वह लोग सामने सामने बात नहीं कर सकते? भले ही ऋषि ने यह बात सोची थी मगर उसने रिस्पेक्टफुली पूछा, मैं आपको क्या भेजूं सर? कुछ भी। तो फिर मैं आपको एक इमोजी भेजता हूँ। ऋषि ने उसे एक स्माइली फेस का इमोजी भेजा जो देवांश के फोन पर तुरंत आ गया। इसका मतलब साफ था कि मोबाइल नेटवर्क में कोई इशू नहीं था। अनामिका ने जरूर उसे अब तक कुछ मैसेज ही नहीं भेजा होगा, इसलिए उसे नहीं मिला। तुम काम के दौरान इस तरह स्माइल इमोजी क्यों भेज रहे हो? देवांश को ऐसा लगा जैसे उसकी स्माइली इमोजी उसे चिढ़ा रही हो और वह बोला, मैं इस बार तुम्हारा बोनस अनाथ बच्चों को दान दे दूंगा। ऋषि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या उसके बॉस ने ही तो उसे भेजने के लिए कहा था? क्या उसने नहीं कहा था कि वह कुछ भी भेज सकता है? वह स्माइलिंग फेस से क्यों ऑफेंड हो गया? देवांश ने चैट बॉक्स खोला। उनकी आखिरी कन्वर्सेशन अनामिका से सुबह 6 बजे हुई थी, जब अनामिका चिंता से उसे आराम करने के लिए कहा था और कहा था कि वह लोग जल्दी ही मिलेंगे। वह उस वक्त उसके लिए कितना परेशान थी, उसे आराम करने के लिए कह रही थी, लेकिन एक बार काम शुरू हो जाने के बाद वह उसे भूल क्यों जाती है। जब देवांश को याद आया कि कैसे उसके कंपनी के मेल एम्प्लॉइज उसे इंप्रेस करने और प्रपोज करने की तैयारी कर रहे हैं, तो देवांश और उदास हो गया। उसने अपने बगल में खड़े ऋषि को देखा और पूछा, क्या कर रहे हो तुम? जिसके इंचार्ज तुम थे वह प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? क्या तुमने वह सारे इशू सॉल्व कर लिए जो उसे प्रोजेक्ट में आ रहे थे? सर मैं अभी जाकर देखता हूँ। होल्ड ऑन। देवांश ने उसे जाते हुए देखा और बोला, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? उसकी बात सुनकर ऋषि कंफ्यूज हो गया और उसने पीछे मुड़ते हुए पूछा, बॉस क्या और कोई काम है जिसमें आपकी मदद कर सकता हूँ मैं? क्या हाल फिलहाल में हमने जो भी ब्रांड अपने अंदर शामिल किए हैं वह उनमें से कोई भी क्लॉथिंग कंपनी से रिलेटेड है? जब ऋषि ने सवाल सुना तो थोड़ी देर सोचा और बोला, हाँ हमारे अंदर अभी अभी एक नया ब्रांड आया है जिसका नाम है वो फैशनस। हमने उनके फाइनेंशियल इशू और इंटरनल स्ट्रगल की वजह से खरीद लिया है। देवांश ने धीरे से पूछा, क्या हमें किसी पार्टनर की जरूरत है? ऋषि हैरान हो गया। उसने कहा, बॉस आप मजाक कर रहे हैं ना? हमारी कंपनी कितने सारे फील्ड में नंबर 1 पर है, हमारे पास पार्टनर की कमी कैसे हो सकती है? कुछ लोग तो इतनी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद हमसे भीख मांग रहे हैं पार्टनरशिप के लिए। जैसे ही ऋषि ने अपनी बात खत्म की, अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ, क्लॉथिंग कंपनी पार्टनर्स। ये सोचकर उसने जल्दी से अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहा, लेकिन कुछ पार्टनर्स जिनके साथ हमारी डील हुई है वह अच्छी डील्स नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने लिए एक अच्छा और बेहतर पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर देवांश ने हल्का खुश होकर एक आईब्रो उठाकर पूछा, जैसे कि कौन? जब ऋषि को पता चल गया कि उसने सही अंदाजा लगाया है तो वह जल्दी से बोला, जैसे कि मेरे हिसाब से अनामिका मैम की क्लॉथिंग कंपनी काफी अच्छी है, वह हमें मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर सकते हैं। मैं हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन लाइंस है ये जिनके बाद भी हम अपने कपड़े ठीक टाइम पर तैयार नहीं करवा पाए। हम उनमें से कुछ क्लॉथिंग लाइंस को मैं की कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और फिर क्वालिटी चेक करके और उन्हें अपने वेयरहाउस में लेकर आ सकते हैं। देवांश को यह आइडिया काफी पसंद आया, लेकिन तभी ऋषि बोला, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इतना बड़ा ब्रांड अचानक से मैं अनामिका के क्लॉथिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेगा तो उसे लोगों का ध्यान उन पर चला जाएगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि वो फैशन अभी भी एक इंडिपेंडेंस है बना है, बिल्कुल मैं अनामिका मैम की कंपनी की तरह। भले ही उसके पीछे सिंघानिया कॉर्पोरेशन का नाम जुड़ चुका है, लेकिन दुनिया के सामने वह एक नया और इंडिपेंडेंस ऑपरेटिंग कंपनी ही रहेगी। और अगर लोगों को नहीं पता चलेगा कि उसके पीछे सिंघानिया ग्रुप का हाथ है तो अनामिका मैम की कंपनी के साथ उनके पार्टनरशिप काफी गैर होगी। और उसके अलावा मैंने ऑलरेडी नई कंपनी का नाम भी सोच लिया है, अनामिका फैशन। ये सुनकर देवांश ने उठाते हुए कहा, तुम काफी अच्छा सोच लेते हो। देवांश की तारीफ सुनकर फाइनली ऋषि समझ गया कि वह खतरे से बाहर है, तो उसने एक राहत की सांस लेकर कहा, थैंक यू बॉस। तो ठीक है, फिर तो तुम्हारी आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं। देवांश की टोन पहले से थोड़ी नर्म और कैजुअल हो गई थी। अगर तुमने ऐसा कर लिया अच्छे से तो तुम्हारा बोनस डबल हो जाएगा। थैंक यू बॉस। ऋषि बहुत खुश हो गया। अब उसे पता चला कि उसके बस बुरे मूड में इसलिए थी क्योंकि उन्हें मैम की याद आ रही थी। वह ऑफिस से जाता उससे पहले ही उसे कुछ याद आया और वह बोला, बॉस। हाँ, भले ही देवांश अभी भी ठंडी था मगर उसका मूड थोड़ा बेटर हो गया था। देवांश के एक्सप्रेशन ठीक थे मगर उसका ठंडोरा अभी भी मेंटेन था। बॉस, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, आपको पता है ना कि लड़कियों को सबसे ज्यादा हमारी केयर और अटेंशन ही चाहिए होते हैं, वरना वह नाराज हो जाती है। क्या आपको लगता है मैं सही हूँ बॉस? तुम सही कह रहे हो। देवांश ने फाइनली अपना फोन उठाया और अनामिका को कॉल किया। अपने बॉस का मूड धीरे धीरे ठीक होता हुआ देखकर ऋषि ने फिर से एक राहत की सांस ली और चला गया।
अनामिका कैफे में बैठकर मैनेजर के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी, तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। अनामिका ने अपना फोन तुरंत चेक नहीं किया, बल्कि खड़ा होकर दूसरे पार्टी के मैनेजर से बोली, गुड लक, मुझे उम्मीद है कि हमारा फ्यूचर कॉर्पोरेशन अच्छा होगा। मिस कपूर, आप एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, मुझे भरोसा है कि हमारी पार्टनरशिप अच्छे से होगी। दूसरी पार्टी का मैनेजर अनामिका के स्किल से काफी खुश था। वह मुस्कुरा कर बोला, जब तक हमारा सामान टाइम पर डिलीवर हो जाएगा और क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमारा पार्टनरशिप भी नहीं टूटेगी। मैं समझ गई, अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा ही बेस्ट चीज ही डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दूसरे पार्टी का मैनेजर मुस्कुराकर वहां से चला गया। अनामिका ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपना फोन चेक किया। तब उसने नोटिस किया कि देवांश ने उसे 2 बार फोन किया है, इसलिए उसने उसे कॉल किया। क्या बात है, क्या तुम बिजी हो? अभी अभी एक पार्टनर से मीटिंग खत्म हुई, मुझे भी तुम्हारा पार्टनर बनना है, देवांश ने प्यार से कहा। इस तरीके से मैं तुम्हें और देख पाऊंगा। अनामिका हंसते हुए बोली, क्या हम एक दूसरे से काफी नहीं मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, देवांश ने सख्त आवाज में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ हर एक सेकंड और हर एक मिनट रहना है। अनामिका रोड से नीचे उतर रही थी। ऑलराइट, मैं टैक्सी रोकने वाली हूँ, मैं घर पहुंचकर तुमसे बात करूंगी, ओके? तुम अकेली बाहर हो? देवांश ने सोचा था कि उसका असिस्टेंट उसके साथ होगा। वह बोला, मैं अभी तुम्हें पिक करूं, अपने आता हूँ। कहाँ हो तुम? कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस के नजदीकी हूँ, मैं बस एक टैक्सी लेकर वापस चले जाऊंगी। मुझे तुम्हें पिक करना है। देवांश ऑलरेडी अपने ऑफिस से निकल चुका था और ऋषि भी उसके पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहा था। ये सोचकर कि कुछ अर्जेंट हुआ है, अनामिका हेल्पलेस होकर वहीं साइड में खड़ी होकर इंतजार करने लगी और उसने देवांश को अपना लोकेशन भेज दिया। उस कॉफी शॉप के अलावा आसपास की सड़क की सारी दुकानें खाली थी और उसके पीछे कुछ पुरानी सी खंडार बिल्डिंग टाइप की थी जो भूत वाला वाइब दे रही थी। अनामिका ने अपना फोन निकला कुछ पर्सनल मैटर सेटल करने के लिए। ठीक थोड़ी देर बाद 2-3 गाड़ियां उसके सामने आकर रुकी। अनामिका ने सर ऊपर उठाकर देखा तो मायरा, जिसने थोड़ी देर पहले मार खाई थी, वह अपने भाई हरी और काफी सारे खतरनाक गुंडे टाइप दिखने वाले आदमियों के साथ उतर रही थी। वह मायरा ने पहले क्रिस्टल और उसकी मॉम के साथ ही सेटल्स को करने की सोची थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि रास्ते में उसे अनामिका मिल जाएगी। उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा था और मुझे किक भी की थी। मायरा ने अपने भाई से कंप्लेन की, तभी एक हवा के झोंके से अनामिका का बाल साइड में उड़ने लगे और उसकी खूबसूरती से हरी हैरान हो गया। वह कितनी खूबसूरत थी, इस तरह से अपने देखना बंद करो और मेरा बदला लो उससे। मायरा ने अपना सुझा हुआ चेहरा एक हाथ से कवर करके अपने भाई को हिलाकर याद दिलाया। हैरी ने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, मगर अनामिका की खूबसूरती उनके कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा थी। उसने अनामिका के पास जाते हुए पूछा, क्या तुमने मेरी बहन को मारा? अनामिका ने उसे एक नजर देखा और फिर से अपने फोन में देखकर काम करने लगी, जैसे उसे उनके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ये बस कुछ लोकल गुंडे हैं और एक हैरी जो अभी से 21 साल का बच्चा है, वह लोग उसे क्या ही नुकसान पहुंचा लेंगे। अगर तुम्हें अपनी गलती पता है तो अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझसे 10 बार माफी मांगो। मायरा, जिसे अपने भाई का सपोर्ट मिल गया था, उसने एरोगेंटली अनामिका से कहा। अनामिका ने उसके एरोगेंट बिहेवियर को देखा और कोल्डली बोली, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम? मायरा इतनी गुस्से में थी कि उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे रही थी। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। कितनी तेज लड़की है। हैरी को अनामिका में इंटरेस्ट आ रहा था। अगर तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगनी है तो मत मांगो, तुम बस मेरे साथ रहो और मुझे खुश कर दो तो हिसाब बराबर हो जाएगा। हैरी, क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें इसे सबक सिखाने के लिए बुलाया है। मायरा अनामिका को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी, वह अनामिका को प्रॉपर्ली सबक सिखाना चाहती थी। अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए हैरी की तरफ देखा और बोला, यहाँ पर? मुझे ऐसा नहीं लगता। वह जानती थी कि आसपास को सर्विलांस कैमरा है जो सबूत तो दे सकते हैं। अगर तुम्हें यहाँ शर्म आ रही है तो हम वहाँ जा सकते हैं। हैरी को लगा कि वह मान गई है, इसलिए उसने पीछे थोड़ी खंडार बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऑलराइट, अनामिका उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगी तो हैरी भी उसे फॉलो करने लगा और बाकी सारे गुंडे कंफ्यूजन में मायरा को देखने लगे कि उन्हें जाना है या नहीं। वही मायरा कंफ्यूज थी। वह जानती थी कि अनामिका फाइटिंग में काफी अच्छी है, तो वह इतनी आसानी से उसके भाई की बात कैसे मान गई? क्या उसे पता है कि यह गुंडे उसकी हालत खराब कर सकते हैं, इसलिए उसके भाई को पटाने की कोशिश कर रही है? या फिर उसे ऐसा लगता है कि उसकी खूबसूरती की वजह से वह उसके फैमिली का हिस्सा बन पाएगी? ये बस उसके सपनों में ही होगा। अनामिका ऐसे मैदान में पहुंची जहां घास लगभग घुटनों तक पहुंच रही थी और उसने हैरी की तरफ मुड़कर कहा, यह जगह ठीक है। हैरी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की एक लोकेशन चुनेगी। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी ताकि कोई उन्हें देखना उसे सच में शर्मा रही थी। सिर्फ तुम? अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर मायरा के पीछे खड़े उन गुंडों को देखा और पूछा, क्या वह लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। हैरी कैसे उन गुंडों को इतनी खूबसूरत लड़की खुद से पहले छूने दे सकता है? हैरी अनामिका को छूने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी अनामिका ने उसके रिएक्ट करने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया और उठाकर नीचे पटक दिया, जिससे वह कीचड़ में जाकर गिरा। डेम इट, मायरा जानती थी कि अनामिका इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? जाओ और मदद करो। ये लड़की बहुत चालाक है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके भाई पर हाथ उठाने की? हैरी उसकी फैमिली का इकलौता बेटा और प्रिंस था। मायरा का ऑर्डर सुनते ही वह सारे के सारे गुंडे एक साथ अनामिका की तरफ भागा, जिसे देखकर अनामिका की आंखों में एक कोल्डनेस दिखाई दी। अनामिका ने उनमें से कुछ को फ्लाइंग किक दी और कुछ के पेट में इतनी तेज पंच मारा, एक एक करके उन्हें इसी तरह मार दी रही जो आखिर में कुछ गुंडे बच गए। उन्होंने एक साथ अनामिका के ऊपर हमला किया। अनामिका ने उन्हें में से एक को ह्यूमन ढाल की तरह इस्तेमाल किया और फिर एक एक करके उन्हें मारने लगी। उनमें से एक गुंडे ने अनामिका को करने के लिए अपना चाकू निकाल दिया, मगर अनामिका ने उसे बहुत ही आसानी से डोज कर दिया, बल्कि उसका चाकू छीनकर उसी के गले के पास रख दिया, जिससे वह गुंडा बहुत डर गया। वहीं दूर खड़ी मायरा शॉप में अनामिका को हर एक गुंडे को मारते हुए देख रही थी, एक के बाद एक। आखिरी जो गुंडा बच गया वह ऊपर से नीचे तक काम रहा था और उसने डर के मारे सरेंडर करने के लिए अपना हाथ खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसने अनामिका का डर से अपनी स्टिक से अपने ही सर पर मारकर बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद अनामिका ने मुड़कर मायरा की तरफ देखा। मायरा बहुत डर चुकी थी, अब वह अकेली है। हैरी हैरी, मायरा ने 2-3 बार मदद के लिए चिल्लाई, मगर उसका भाई अभी भी झाड़ियां से बाहर नहीं आया था। वह इतना डर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खतरनाक लड़की इस दुनिया में हो भी कैसे सकती है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 60 अनामिका को चोट लगी है। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका क्रिस्टल और उसकी मां के रहने का इंतजाम अपनी ही एक अपार्टमेंट में कर देती है और उसके बाद जब मेरा उसे करने के लिए गुंडे लेकर आती है तो उन्हें भी वह बहुत आसानी से हरा देती है। अब आगे मायरा को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसी लड़की इस दुनिया में हो भी सकती है। वह ऊपर से कितनी जेंटल और प्यारी दिखती है, मगर एक डेविल की तरफ मार करती है, कितनी डरावनी है। अपने भाई को वही झाड़ियां में छोड़कर मायरा डर के मारे अपनी गाड़ी तक भाग कर गई और उसे चालू करके वहां से भाग गई।
अनामिका की नजर उन लोगों पर पड़ी जो झाड़ियां में पड़े बेहोश थे और फिर थोड़ी दूरी पर सड़क पर देवांश की गाड़ी पक्का रास्ते में ही होगी। चुपचाप रहना। अनामिका का कमांड सुनकर उन सारे गुंडों ने अपना मुंह बंद कर लिया। कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लोग अनामिका की बात तार कर आवाज निकाल सके। मायती का भाई तो इतना डरा हुआ था कि उसकी बॉडी कांप कर रही था। उसने अनामिका का वायलेंस अपनी आंखों से देख लिया था। वह भले ही डेलिकेट और मासूम दिखती है, लेकिन वह इतने सारे गुंडों से भी ज्यादा ताकतवर है। कितना डरावना है। अनामिका रोड के साइड में आकर खड़ी हुई, तभी देवांश की गाड़ी आकर वहां रुकी। देवांश गाड़ी से उतरा और अनामिका की साइड जाकर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम्हें इतने इंतजार करने के लिए सॉरी। अनामिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई और बोली, तुम्हें मुझे आकर ले जाने की जरूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। देवांश ने नीचे झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाई। उसके इतने नजदीक होने की वजह से अनामिका उसके हैंडसम चेहरे को देखने लगी और बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ। उसकी सीट बेल्ट लगाने के बाद देवांश ने उसे प्यार से देखा और बोला, तुम कितनी भी बड़ी क्यों हो ना हो जाओ, मेरे लिए तो बच्ची ही रहोगी। मुझे तुम्हें बिगड़ना और तुम्हारी केयर करना अच्छा लगता है। उसकी यह बात सुनकर अनामिका का चेहरा अचानक से जलने लगा। देवांश ने पैसेंजर सीट का दरवाजा बंद किया और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने तभी दो खाली गाड़ियों को नोटिस किया जिनमें दरवाजे अभी भी खुले हुए थे। उसने आसपास देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी के अंदर बैठने ही अनामिका की तरफ मुड़कर पूछा, तुम अभी किस दिल के लिए गई थी? बस ऐसी छोटी सी दिल थी। अनामिका ने मुड़कर उस खंडर की तरफ देखा। उन गुंडों में से कोई भी झाड़ियां से बाहर नहीं आया था। शायद उसने उन्हें इतनी तेज मार दिया है कि वो उठ नहीं पा रहे होंगे। कुछ दिनों में तुम्हें भी मेरे लिए छोटा सा काम करना होगा। अनामिका ने सोचा, क्या मैं बस एक नई कंपनी है जिस पर तुम्हारी अटेंशन की जरूरत है? तभी देवांश ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें पहले कुछ खिलाने के लिए ले चलता हूँ। अनामिका ने टाइम चेक किया तो ऑलमोस्ट दोपहर में हो गई थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। वह लोग जल्दी ही एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में पहुंच गए। देवांश ने अनामिका का हाथ पकड़ा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने नीचे सर झुकाकर देखा तो उसे पता चला कि अनामिका का राइट हैंड इंजर्ड था। उसे पर 2 स्क्रैच लगे हुए थे जहां से हल्का खून आ रहा था। तुम्हें चोट लग गई? कब चोट लगी तुम्हें? देवांश ने केयरफुल नहीं देखा था। इसका मतलब उसने जब उसका हाथ पकड़ा तो पक्का उसके गांव में दर्द हुआ होगा। अपनी केयरलेसनेस को लेकर वह गिल्टी फील करने लगा और उसने पूछा, क्या मैंने तुम्हें अभी अभी चोट पहुंचाई? भले ही उसने उसके चोट को छुआ था, मगर वह बिल्कुल दर्द में नहीं चलाई, बस उसके लिए बर्दाश्त कर गई। वही अनामिका जिसे पता ही नहीं था कि उसे चोट लगी है, उसने अपने हाथ की तरफ 2 छोटे छोटे स्क्रैच मार्क्स को देखा और लाइटली बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। पक्का लड़ते वक्त उसे कहीं से लग गई होगी, शायद उन आदमियों के कपड़ों में या फिर चीजों में कोई ऐसी नुकीली चीज होगी जिससे ये स्क्रैच लगे हैं। अनामिका को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता था। देवांश ने रेस्टोरेंट का मैनेजर से फर्स्ट एड किट मंगवा। जब मैनेजर को लगा कि देवांश के साथ आई हुई लड़की को उसके रेस्टोरेंट में चोट लग गई तो वह बहुत डर गया और उसने अंदर आते ही माफी मांगना शुरू कर दिया। उसने तो रूम की सारी चीज हटवाने का भी प्रॉमिस कर दिया ताकि अगली बार उन्हें कोई चोट ना हो। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर अनामिका थोड़ी सी हेल्पलेस फील करने लगी और वह बोली, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप जा सकते हैं। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उसे मैनेजर के जान में फिर से जान आ गई और उसने फिर से उन्हें थैंक यू कहकर बाहर चला गया। तुम्हें चोट कहाँ से आए? देवांश ने कंफ्यूजन से पूछा। ये चोट कैसे आए? मैं भूल गई। अनामिका को सचमुच याद नहीं था। ट्रायंगल जोन में उसे कई बार चोट लगी थी और इतना खून बहा था जिससे किसी एक इंसान की जान बचाई से जा सके, लेकिन उसने कभी अपने आंसू नहीं बहा और ना ही दर्द की शिकायत की। और उनके मुकाबले में तो उसकी हथेलियां पर लगे ये छोटे छोटे स्क्रैच उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? देवांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और कैर साफ था। कौन था वह? कोई नहीं, अनामिका ने इसे शांत करते हुए कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे चोट कब लगी। इट्स ओके, दर्द नहीं हो रहा है। देवांश ने नीचे देखा और अपनी आंखों के गुस्से को शांत करने लगा। वह अपनी अनामिका की चोट के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी और की कैसे हिम्मत हुई उसे चोट पहुंचाने की। वह पक्का इस बारे में अच्छे से पता करेगा। मैं दवाई लगा रहा हूँ, थोड़ा सा चलेगा। देवांश की मूवमेंट बहुत ही जेंटल थी, जैसे वह रुई को छू रहा हो। अगर तुम्हें दर्द हो तो प्लीज मुझे बता देना, सहाना मत। जब पास में अनामिका को कई बार चाकू से वार लगे थे तब भी वह नहीं रोई थी, तो इन छोटी सी कट पर तो वह क्या ही रोएगी वह। देवांश ने जेटली दवाई लगाई उसके घाव पर, मगर उसने अनामिका के मुंह से एक आवाज भी नहीं सुनी। उसे लग रहा था कि वह पैनिक ना हो जाए, इसलिए अनामिका अपने दर्द को कंट्रोल कर रही है और यह बात उसे और डिटरमिन कर रही थी अनामिका को हर करने वाले इंसान को ढूंढकर सजा देने के लिए। अनामिका ने जब देखा कि देवांश कितनी केयरफुली एक मोटी सी पट्टी उसके हाथ के आसपास बढ़ रहा है तो वह थोड़ी स्पीचलेस हो गई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका वह पट्टी लगवाना नहीं चाहती थी। वह कितना विजिबल है, सबको परेशान हो जाएगी और उसे काम पर भी जाना है। उसके हाथ पर इतना बड़ा बैंडेज काफी लोगों का ध्यान खींचेगा। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें उसे बैंडेज करना ही होगा, वरना इसमें इन्फेक्ट हो जाएगा और जल्दी ठीक नहीं होगा तो फिर क्या करोगी तुम? अनामिका हेल्पलेस हो गई। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? अनामिका को तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था, मगर देवांश को जरूर हो रहा था। और तभी अचानक उसे सड़क के किनारे खड़ी उन 2 खाली गाड़ियों को याद आया। मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अनामिका को अपनी छोटी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका देवांश की अपने लिए केयर देखकर उसे अपने दिल में एक वम फीलिंग का महसूस हुआ। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर लॉक किया। वह रेस्टोरेंट का मैनेजर था जो थोड़ी देर पहले चला गया था और अभी खाना लेकर आया था। सर, आपका खाना तैयार है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने स्टाफ को यहाँ भेजे, इसलिए वह खुद लेकर आया था। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया उसने हमेशा कोल्ड रहने वाले देवांश को एक लड़की का हाथ पकड़कर स्वीट बातें करते हुए देखा। वह जानता था कि देवांश जरूर इस लड़की से पागलों की तरह प्यार करता होगा। उसने अपना सर नीचे किया और खाना साफ करने लगा। सर, आपका खाना एंजॉय कीजिए। वह वहां से जाने ही वाला था, तभी उसे देवांश की आवाज सुनाई दी, 1 सेकंड रुको। उसकी आवाज सुनकर वह रेस्टोरेंट का मैनेजर डर गया कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। वह जल्दी से बोला, सर अगर जरूरी है तो मैं मैम की चोट को देखने के लिए डॉक्टर बुला देता हूँ। इस फर्स्ट एड किट को अपने साथ लेकर जाओ। वॉट? वह मैनेजर हैरान हो गया, क्या देवांश को इतना ही चाहिए था? इंतजार किसका कर रहे हो तुम? ठीक है, मैं अभी देखा जाता हूँ। उस मैनेजर ने जल्दी से फर्स्ट एड किट लिया और 180 की स्पीड से वहां से भाग गया। उसने सोचा था कि देवांश उसे पर गुस्सा करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अफवाह की तरह देवांश गुस्सेल और क्रूएल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब क्रिस्टल और उसकी मॉम सनशाइन अपार्टमेंट पहुंचे तो वह लोग हैरान हो गए। वह लोग पड़ोस में ही इतने लग्जरी अपार्टमेंट में रहने वाले हैं, मगर उसका रेट सिर्फ 14,000 रुपए क्यों है? वह लोग 10th फ्लोर पर रहने वाले थे और जैसे ही पासवर्ड डाल के अंदर का दरवाजा खोला गया, अंदर के नजारे को देखकर वह लोग और शॉक हो गए। वह घर बहुत ही लग्जरियस तरीके से डेकोरेट किया गया था। वह घर इतना साफ सुथरा था जैसे आज से पहले कोई वहां रहा ही ना। क्या उसकी रेट सिर्फ 14 रुपए महीने हो सकती है, वह भी मुंबई जैसे शहर में? क्या मैम से कोई गलती हुई है? क्रिस्टल को भरोसा नहीं हो रहा था। अपनी आंखों पर उसने पूछा, ईश्वर क्या तुम प्राइस को लेकर श्योर हो?
हाँ, यही प्राइस है, ईश्वर ने हंसते हुए लगेज अंदर रखते हुए कहा। मैं आप लोगों को अकेला छोड़ देता हूँ। क्रिस्टल और उसकी माँ ने एक दूसरे की तरफ शौक से देखा। वहीं दूसरी तरफ देवांश और अनामिका को खाने के बाद उसके ऑफिस छोड़ और फिर ऋषि को तुरंत अनामिका के साथ क्या हुआ है इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगा दिया। जल्द ही ऋषि ने उसे एक वीडियो भेजा। वह वीडियो रोड साइड के सिक्योरिटी कैमरा का था। 3 गाड़ी अचानक से अनामिका के सामने रुकी और एक लड़का और लड़की कई सारे गुंडों के साथ बाहर आए और उन्होंने अनामिका को घेर लिया। जल्दी ही वह लोग कैमरा की रेजिडेंस से दूर निकालकर पीछे वाले एरिया में गए और कुछ मिनट बाद अनामिका वापस अकेले सड़क पर आए और देवांश की गाड़ी में बैठ गई। क्या इसका मतलब यह है कि इतने सारे लोग अकेले उसकी अनामिका को परेशान कर रहे थे? इस बारे में सोचकर देवांश के एक्सप्रेशन डार्क हो गया और उसने कहा, अभी के अभी उन सबको ढूंढो, मुझे उनसे पसंद ही मिलना है। थोड़ी देर बाद एक अंधेरे डाक जगह पर कुछ आदमियों के ग्रुप को लेकर आया गया। जब वह लोग अंदर आए तो उन्होंने एक टोल और एलिगेंट आदमी को बॉडीगार्ड के साथ खड़ा हुआ देखा। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है, इसलिए उसमें से एक आदमी ने पूछा, सर क्या हम पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं? हमें तो आज डिसूजा परिवार में हाई किया था, आपके यहाँ कौन लेकर आया है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वह अपने टूटी हुई हड्डियों और चोट लगे हुए शरीर के साथ काफी कंफ्यूज दिख रहे थे। मैं यहाँ अपनी अनामिका का बदला लेने आया हूँ, देवांश ने कोल्ड नजरों से उन सब की तरह देखते हुए कहा। क्या तुम्हें वह याद है? देवांश की बात समझकर वह गुंडे कुछ समझ गए, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि वह उसे लड़की का बदला क्यों लेने आया है। उस खतरनाक लड़की के बारे में सोचकर वह लोग फिर से एक बार कांपने लगे। तुम सब इतने बड़े हो गए हो और बस एक छोटी सी लड़की को परेशान करते हो। देवांश की आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस फैली हुई थी। तुम लोग इतने लोग एक साथ मिलकर मेरी अनामिका को परेशान करते हैं। सर हम इस बारे में बात कर सकते हैं, उसे लड़की को हमने परेशान नहीं किया था, वह लड़की हमें मार कर गई है। हमारे चोटों को तो देखिए। हाँ सर, वह लड़की बहुत स्ट्रांग थी, हम उसे कैसे मुकाबला कर सकते थे? पक्का वह छोटी सी उम्र से ही बॉक्सिंग कर रही होगी, देखी तो उसने कितने बुरी तरह मारा है हमें। नहीं रजब, मैं छोटा था तब से मुझे बॉक्सिंग आती है, मगर मैं भी उसकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। वह शैतान है। शैतान? देवांश की आवाज धीमी और गुस्से से भरी हुई थी। नहीं सर, हमारा मतलब वह नहीं था, हमारा मतलब था वह बहुत स्ट्रांग है। ले जा इन्हें। देवांश की आवाज बहुत ही ठंड थी। और बताओ कि बिना सोचे समझे कुछ भी करने का नतीजा क्या होता है? सर आपको हम पर भरोसा करना होगा, उसे लड़की ने हमें मारा है, हमने तो उसे छुआ भी नहीं। वह लोग चिल्ला रहे थे मगर देवांश ने उनकी एक नहीं सुनी और उसके बॉडीगार्ड एक के बाद एक उन्हें मारने लगे। उन्हें इतनी बुरी तरह मार पड़ी थी कि वह लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वह लोग डर में चिल्लाए जा रहे थे, ये गलत है सर। देवांश की आंखें छोटी हो गई और उसने सख्त आवाज में पूछा, मैं फिर से तुम्हें पूछता हूँ कि किसने उसे टच किया था? एक आदमी जो बहुत बुरी तरह रो रहा था उसने कहा, सर आप हमें ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी करते तो उसे नजदीक भी नहीं जा पा रहे थे। एक दूसरे आदमी में रोते हुए कहा, सर हमने उसे छुआ तक नहीं है, उसने हमें इतनी बुरी तरह मारा है, देखिए मेरा एक दांत भी तोड़ दिया है उसने। देवांश ने अपनी कोट आंखों से उन्हें देखते हुए पूछा, तो फिर उसके हाथ पर चोट कैसे लगी? उसे चोट लगी थी। वह सारे के सारे गुंडे हैरान हो गए, उन्होंने तो उसे छुआ भी नहीं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।